फीचर्स ऑफ इंडिया, इसको पढ़ना बिल्कुल ना भूलें। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। दोनों ही अगर आपकी वेस्ट की नदियों की तरफ चले जाएं, इंदस और सतलुज के बीच में, तो उसे कहते हैं पंजाब हिमालयाज। इसका ज्यादातर हिस्सा पाकिस्तान में चला गया है, ये भी हम जानते हैं, क्योंकि भाई साहब उस तरफ ज्यादा सिंधु नदी का बहाव है। आदमी जब गाड़ी चला रहा होता है रोड पे, तो तब नहीं थकता जितना वो रेड लाइट पे रुक के थकता है। उसको इतनी टेंशन हो रही होती है, ये रेड लाइट, ये रुकना। उसके दोनों पांव पूरे रास्ते स्कूटी पे नहीं कहीं नीचे हुए, पर रेड लाइट आते के साथ ही उसका क्या हुआ, दोनों पैर जमीन पे आ जाते हैं। कोरल मतलब ऐसे जीव जंतु होते हैं ना, पानी में अंदर जो रहते हैं, गर्म पानी की तरफ रहते हैं, ऐसे साफ पानी में रहते हैं। तो वो जो जीव है, इसमें कई सारे जीव आपको मिल जाएंगे, उनके कई सारे आइलैंड हैं। इनको पहले किस नाम से जाना जाता था? लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमनदीप। हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी के? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। जब आप इस लेक्चर को देखेंगे उस समय मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस चैप्टर के जब तक आखिरी तक पहुंचेंगे तब तक अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर चुके होंगे। अगर इन केस आपके कोई भी डाउट रह जाए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्या समझ में नहीं आया। जो नहीं आया उस पर चर्चा करेंगे, बट बहरहाल मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि मैं इस लेक्चर में आपको वो सब कुछ बहुत प्यार से, बहुत डिटेल में समझाऊं, ताकि आपको कमेंट करने की जरूरत ही ना पड़े, है ना। सो मेरी इसी उम्मीद के साथ मैं आज का जो अपना लेक्चर लेके आया हूं आप सभी के सामने, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, भारत के जो फिजिकल फीचर्स है उनको आपको समझाने आया हूं। और इन फीचर्स को बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला जो चैप्टर था इंडिया साइज एंड लोकेशन, वो एक इंट्रोडक्टरी समझ सकते हैं इंडिया के बारे में, और थोड़े से नेबरिंग कंट्रीज का रिलेशन बताया था। बट यहां पर प्योरली आप इंडिया की फिजियोग्राफी को समझेंगे, उसको जानेंगे कि आखिर इंडिया के फिजियोग्राफिक जो डिविजन्स हैं वो कैसे हैं, कितने हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोगों को यह चैप्टर बहुत अच्छा लगेगा, आप सभी का स्वागत है हमारे इस सेशन में, जहां पर मैं आपका अपना टीचर जोगिंदर सिंह चार अपने इस प्यार वाले प्लेटफॉर्म यानी कि फिजिक्स वाला पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज का जो चैप्टर है हमारा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, इसको पढ़ना बिल्कुल ना भूलें। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्या पढ़ेंगे हम इस टॉपिक में? तो देखिए, फिजियोग्राफी को जो डिवीजन है अगर मैं बता दूं आपको, तो आपको बेसिकली 6 डिविजन्स याद रखने चाहिए। 6 डिविजन्स में आप पूरी इंडियन फिजियोग्राफी को खत्म कर देंगे। अब वो फिजियोग्राफी में अगर मैं बात बताऊं, नॉर्थ में अगर आप चलते हैं, नॉर्थ में अगर आप चलें तो आपको सीधी सी बात है हिमालय माउंटेन्स नजर आएंगे, हिमालयन माउंटेन्स आपको नजर आएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी इंटरेस्टिंग भी है, और मुझे लगता है काफी अच्छा भी है, मतलब बिल्कुल एकदम दुरुस्त टॉपिक है। सेकंड बात करूं तो आप जाते हैं बच्चों नॉर्दर्न प्लेन्स के ऊपर, यानी कि जिन एरिया में आप इस समय सबसे ज्यादा रह रहे होंगे, इस वीडियो को देख रहे होंगे, नॉर्दर्न प्लेन्स वाले बच्चे मुझे लगता है सबसे ज्यादा होंगे इस समय। नॉर्दर्न प्लेन्स के बाद आप थोड़ा सा वेस्ट की तरफ जाइएगा तो आपको मिल जाएगा हमारा इंडियन डेजर्ट, यानी कि भारत का एकमात्र ऐसा इलाका जहां पे राजस्थान है, रेगिस्तान है, उस इलाके को आप देख पाएंगे। थोड़ा सा सेंट्रल इंडिया की तरफ आएंगे, यानी हिंदुस्तान के बीचों बीच आएंगे, तो आप पाएंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू। क्या पाएंगे? पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू आप देखेंगे कि आपको थोड़ा सा सेंट्रल एरिया में वो मिलता है ना, थोड़ा सा सेंट्रल एरिया मिलता है। फिर आप थोड़ा सा अगर ऐसा इंडिया के साइड में जाएंगे, थोड़ा सा ऐसा इन एरिया के आसपास घूमेंगे, तो आपको मिलेगा कि यार बाउंड्री के खत्म होने के बाद इस तरफ तो पानी है, और जो पानी के साथ साथ की जो बाउंड्री है उसे कोस्टल एरिया कहते हैं, उसे कोस्टल एरियाज कहते हैं। तो क्योंकि वो एरिया आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से फिशिंग, ट्रेडिंग, ये सब कुछ होता है, तो आपको वो एरिया भी पढ़ना है। तो आपका जो 1 2 3 4 5th जो बनता है वो बनता है बच्चों आपका कोस्टल प्लेन्स। अब भाई साहब आप सोच रहे होंगे बोर्ड पे जगह नहीं है, इसका मतलब टॉपिक खत्म हो गए, बट ऐसा है ही नहीं, अभी तो सरप्राइज बाकी है। हमारे जो सबसे चहीते प्यारे आइलैंड्स हैं वो भी तो आपको पढ़ने हैं, आइलैंड्स भी पढ़ने हैं। तो टोटल 6 फिजियोग्राफी आपके सामने है। यदि आप इनको पढ़ लेते हैं तो आपकी पूरी जो है फिजियोग्राफी फिनिश हो जाती है। तो बेफिक्र होकर पढ़िएगा, टेंशन फ्री होकर पढ़िएगा, काफी खास और प्यारा टॉपिक है। यही 6 पार्ट आपके इस बुक में है जिनको आपको पढ़ना है। बहुत आसान है, कोई टेंशन नहीं लेनी, मैं पहले ही बता रहा हूं, इतना इजी चैप्टर है, अब तक पूरी ज्योग्राफी में हुआ नहीं होगा। तो पढ़ते हैं, बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया की शुरुआत कर रहे हैं। मेरे सामने आपके एक एग्जांपल है माउंटेन्स का, तो आप देख पाएंगे कि भाई माउंटेन है, ऑब्वियसली बात है, तो ये हमारी फिजियोग्राफी का एक पार्ट था। यहां से हमारे चैप्टर की शुरुआत अब हम करेंगे माउंटेन्स, जो कि हमारे नॉर्थर्न
साइड पूरे में फैले हुए हैं। फिजियोग्राफी जो मैंने आपको बताया, माउंटेन्स आपके पास है, प्लेन्स आपके पास है, प्लेट्यूज आपके पास है, कोस्टल एरिया आपके पास है, और आपके क्या कहते हैं डेजर्ट्स हैं आपके पास, और आपके जो है आइलैंड्स हैं आपके पास। तो ये 6 हमने फिजियोग्राफी पढ़ी है। बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक की, बिना किसी देरी के हिमालय माउंटेन्स की बात करते हैं। आंख बंद करके सोचिए, माउंटेन्स किधर हैं? सर पता नहीं कहां है। हिमालय किधर है? सर वो नॉर्थ में। बात यहीं खत्म हो जाती है। हिमालय माउंटेन्स मतलब आप बात कर रहे हैं इस समय नॉर्थ की, तो नॉर्थ में माउंटेन्स है बस। क्या? तो वो रन करते हुए, एक्चुअली वो एक जगह तो रुके नहीं है, वो ऐसे आर्क बनाते, जैसे आप मेरा इस समय हाथ कैसे देख रहे होंगे, आपको ये नजर आ रहा होगा, इधर से हाथ नजर आएगा आपको ऐसे। तो ये आपका ऐसे है, ये आपका जम्मू कश्मीर वाला इलाका, और ये ऐसे धीरे धीरे आप स्लोप बनाएंगे, और ये जाते जाते ऐसा अरुणाचल प्रदेश, ऐसा यहां पे ये पूरा रन है। तो आपको डायरेक्शन समझ में आ गई, ये वेस्ट डायरेक्शन है, वेस्ट टू ईस्ट रन करते आएंगे। तो उसको हम पढ़ेंगे, हम पूरा इसको पढ़ेंगे भाई कि कैसे है। ये नॉर्थ ईस्ट में भी आपको नजर आएंगे, है ना, और आपको ईस्ट वाले पार्ट में भी ये है वैसे। तो डोंट वरी, इसको हम पढ़ेंगे। तो हमारे लिए ये से ज्यादा जरूरी अभी ये है समझना कि क्या है। सो द हिमालय जियोलॉजिकली, यानी कि अगर उम्र उनकी ज्योग्राफिकल बेस पे देखें कि ये कब पैदा हुए होंगे, कैसे हैं ये, सो दे आर बेसिकली यंग, जवान है भाई साहब ये। अब इसको मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। ये जवान है, जवान ऐसे कि 50 मिलियन ईयर्स एगो ही ये बने हैं, 50 मिलियन ईयर्स एगो ही ये बने हैं। तो आप सभी के लिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा किन 2 प्लेटों के टकराने के कारण ये बने हैं। सो आप सभी को पता है कि ये 2 प्लेटें टकराई हैं, वो प्लेटें टकराने की वजह से ही ये माउंटेन्स बने हैं। वो तो चलो एक बने हैं, तो अभी भी ये इनके ऊपर इनकी जो एलिवेशन है, जो इनकी हाइट है, वो बढ़ रही है। सबूत मिले हैं ये बढ़ रहे हैं, ये भी देखने को मिल जाता है कई बार, एलिवेशन कहीं और ऊपर मिल गई। तो इसका मतलब ये कि ये स्टिल ग्रोइंग है, तो मतलब ये जवान है। एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स है। स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन मतलब वो जो आपको बताई 2 प्लेटें टकराई, जब नीचे से एक प्लेट आती है, ऊपर से एक प्लेट आती है, टकराती है, तो इसमें मुड़ाव होता है। आपके लिए कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन है कि वो 2 प्लेटें कौन सी हैं। जो बच्चा सही बताएगा उसको सही आंसर मिलेगा। तो बताना है आपको कौन सी वो 2 प्लेटें हैं जिनके टकराने की वजह से ये माउंटेन्स बने हैं। यानी स्ट्रक्चरली फोल्ड मतलब एक प्लेट नीचे से ऐसे आती है, एक ऊपर प्लेट ऑलरेडी थी, तो वहां जाके टकराई, तो जब प्लेट टकराई तो ऐसे मुड़ाव हो गया, मुड़ने के कारण ये हिमालय पर्वत जो है वहां पर ऐसे ऐसे खड़े हो गए। ठीक है, तो ये जो है दे स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान का जो नॉर्दर्न बॉर्डर है उसको पूरा ये कवर करते हैं। दे आर, क्या हमने सीखा, दे आर स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स, यंग माउंटेन्स, ओके, दे रन इन अ वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। मैंने क्या बताया बच्चों, ये ऐसे जाते हैं, ये यहां पर J&K है आपका, ये यहां पर ऐसा अरुणाचल प्रदेश तक ये जो है वो जा रहे हैं। डायरेक्शन क्या है इनकी, आपने देख ली, रन इन अ वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंदस टू द ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी आप सभी जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में सादिया टाउन से एंटर करती है, वो वहां पर लास्ट एक हमारी ईस्टर्न बाउंड्री को भी क्रिएट करती है ब्रह्मपुत्र नदी। ईस्टर्न नदी आखिरी में वही एक नदी जो आ रही है ऊपर से, और सिंधु नदी जो कि ऐसा ऊपर से होते होते लद्दाख पास करके सीधा पाकिस्तान एंड देन सीधा का सीधा अरेबियन सी में चली जाती है। तो इंदस वहां उस पॉइंट यानी जम्मू कश्मीर से और अरुणाचल प्रदेश तक ये नदी जो है वो बहती है। मतलब ये जो पूरा फ्लो भी है, मतलब बहती नहीं है, नदी नहीं बहती है, वो फ्लो है पूरा आपके हिमालय पर्वत का फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश। आई होप आपको ये स्लाइड यहां तक पूरी क्लियर होगी कि हिमालय यंग माउंटेन्स हैं, स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स हैं, अभी 50 मिलियन साल पहले बने हैं, अभी स्टिल इनकी एलिवेशन में हाइट कई बार डिफरेंस देखने को मिलता है। इनकी जो डायरेक्शन है वो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट है, यानी हमारे इस हाथ से इस तरफ जाते हैं, ना कि इस तरफ। ऐसा मत देखना, ऐसे देखना है। ये लीजिए भाई साहब, इस तरफ जा रहे हैं आप, ये मत कर देना कहीं ऐसा घूम के उल्टा कर दो, ये नहीं करना है। तो इस तरफ ये जाते हैं। बढ़ते नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, तो आप देख पाएंगे कि जो एक्चुअल में डायरेक्शन है वो यही तो है। एक्चुअल में आप डायरेक्शन देखिए, यहां ये जो आपका ऐसा ये पूरा एरिया जाता है, यहां से ये ऐसा ऐसे जा रहे हैं। आपको ये एरिया पूरा क्या दिखेगा, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जाते हुए दिखेगा। ठीक है बच्चों, यहां से आप जो देख रहे हैं, ये जो लाइन आपकी टी सांगपो के पास से जा रही है, मैं पहले ही बता दूं, ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी जा रही है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में यहां पर यूटर्न लेकर नामचा बरवा से एंटर करेगी इंडिया की तरफ। तो वहां से चलो हमें वो तो नहीं देखना है, फिलहाल हमें वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन देखनी थी, ये हम समझ चुके हैं। दे फॉर्म एन आर्क, ये एक आर्क बनाते हैं। स्ट्रेट लाइन ये होती है, आर्क ये होती है, थोड़ी लहराव के साथ लाइन, तो यही बना रहे हैं। क्योंकि ये लाइन अगर आप देखोगे तो मैंने ये तो बिल्कुल भी आपको नहीं सिखाई है
कि ये लाइन ऐसे है, ऐसे होती तो ये फिर बिहार और इधर होके बांग्लादेश और इस तरफ से गिर जाते, बट एक्चुअल में ये एक आर्क बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं आप देखिए, ऐसे करके जा रहे हैं, ऐसे करके जा रहे हैं, तो दिस इज एन आर्क। हिमालय माउंटेन जो है वो बच्चों क्या बनाते हैं, एक आर्क बनाते हैं। अब इस आर्क की कुछ दूरी भी होगी, इस आर्क की दूरी भी बिल्कुल है। इस आर्क की जो ये जो ऐसे लाइन बनी है, इस आर्क की टोटल जो दूरी है, जो टोटल डिस्टेंस है, दैट इज 2400 किलोमीटर। ये तो हो गई इसकी डिस्टेंस। अब इसकी चौड़ाई भी होगी भाई, कहीं तो ये चौड़ा होगा, कहीं पतला होगा, कहीं नहीं भी पतला होगा। सर क्या है बता दीजिए। तो बिल्कुल है, जब आप जम्मू कश्मीर में बैठे हो तो आपकी जो इसकी चौड़ाई है, मतलब ऐसे इसमें कुछ चौड़ाई होगी, जितने फैले होंगे ऐसे ऐसे जा तो यही रहे हैं, जैसे डायरेक्शन रही है, तो इनकी जो लेंथ है वो तो हो गई तय, बट इनकी जो विड्थ है वो बच्चों 400 किलोमीटर है। इन कश्मीर की बात करें, और अगर आप अरुणाचल प्रदेश मेरे साथ चल के देखना चाहेंगे तो आपको मिलेगी 150 किलोमीटर। दैट मींस इनकी जो विड्थ है वो वेरी करती है 150 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक। वहीं हाइट की बात कर लूं तो आप सभी जान चुके हैं 2400 किलोमीटर, विदाउट किसी डाउट के समझ लीजिए। अब जो ये आपने आर्क देखी है, इस आर्क में एक चीज और देखी होगी बच्चों कि यहां पे ना ऐसे 3 लाइन नजर आ रही है, 1 लाइन, 2 लाइन और ये 3 लाइन। ये 3 लाइन नजर आ रही है, तो ये 3 लाइन है क्या चीज? ये तीनों ही लाइन माउंटेन्स का पार्ट है, हिमालय माउंटेन्स का पार्ट है। दुख की कोई खबर ही नहीं है। अरे अपने पास है, टेंशन क्या है भाई साहब, हम है ना। 3 पार्ट हैं, जो 3 लाइन आप पढ़ रहे हो। पहली हिमाद्री जो सबसे ऊपर की लाइन थी, जो बीच की है वो हिमाचल है, जो तीसरी सबसे नीचे है वो शिवालिक है, उसके नीचे अगर कुछ है तो माउंटेन्स के नीचे क्या हो सकता है? दिमाग लगाइए जरा। हम बैठे हैं यानी कि नॉर्दर्न प्लेन्स शुरू हो जाते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स, ऐसा प्लेन नहीं, सीधा प्लेन, समतल एक जैसी जमीन शुरू हो जाती है। तो बात कर रहे हैं हम शिवालिक, हिमाचल और हिमाद्री, तीनों को याद रखिएगा। ये सबसे आउटर मोस्ट की तरफ, ऐसा सबसे ऊपर वाली है। आउटर मोस्ट तो ऐसा क्या, अपने इंडिया के तो इनर ही है भाई साहब। तो अपनी सबसे पहले ये सेंट्रल, ये एंड देन सबसे लोअर में ये आ जाती है। तो सेकंड, थर्ड, ये नंबर आप जो है वो याद कर लीजिएगा। 3 नंबर ये है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज। नॉर्दर्न मोस्ट रेंज का क्या मतलब है यहां पर भाई? नॉर्दर्न मोस्ट रेंज का मतलब सीधी सी बात है, ये एक आर्क गई है, फिर ये एक आर्क गई है, फिर एक ही आर्क गई है। इन तीनों में अगर मैं बात करूं डायरेक्शन की, तो भाई नॉर्दर्न मोस्ट तो ये सबसे ऊपर वाली बनती है। बनती है कि नहीं बनती है? कसम खा के बताइए। बनती है ना नॉर्दर्न मोस्ट। भाई बनेगी क्यों नहीं? नॉर्थ में तो सबसे ऊपर यही है। डायरेक्शन ही क्या है? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो समझते होंगे सब लोग। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो नॉर्दर्न मोस्ट वो है। अब आपके पास यहां पे क्वेश्चन है, साउदर्न मोस्ट का नाम बता दीजिए। नॉर्दर्न मोस्ट मैंने बता दी, साउदर्न मोस्ट आप बता दीजिए। क्या बात है, मिलजुल के पढ़ाई कर रहे हैं। यहां तो कुछ ऐसा प्रोग्राम है ही नहीं, है ना। सो नॉर्दर्न मोस्ट कौन सी है भाई साहब? देख लीजिए आपके सामने, आप समझदार हैं तो बढ़ते हैं आगे। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज ग्रेट इनर हिमालयाज और द हिमाद्री। यानी कि जो सबसे ऊपर का जिस पार्ट की आप बात कर रहे हो, मैं इसको चाहे तो कह दूं ग्रेट हिमालयाज, चाहे मैं कह दूं इनर हिमालयाज, और चाहे मैं कह दूं इसको हिमाद्री, चाहे मैं कह दूं इसको हिमाद्री। हिमाद्री इसलिए क्योंकि यहां पर हमेशा बर्फ रहती है। ग्रेट हिमालय सबसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ इधर हैं। इनर इसलिए क्योंकि जो ऊपर से चोटी बनी हुई है हिंदू कुश और वो देख रहे हैं, उनसे तो अपने इंडिया के इंटरनल ही है। सो तीनों ही बात क्लियर हो जाती है। सो इट इज द मोस्ट कॉन्टिन्यूअस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द लॉफ्टीएस्ट। मोस्ट कॉन्टिन्यूअस रेंज मतलब ये डिसेक्टेड नहीं है, यहां पे कोई बीच में पहाड़ पर्वत ऐसे कोई काट नहीं रहा, कोई गैप नहीं है, ये सीधी चली गई लगातार। अब दूसरों में तो बीच में और देश भी आ जाते हैं, तो यहां पे तो ऐसा ही नहीं, ऊपर का मामला इधर सेटल है। सो सीधा सीधा ये एकदम कॉन्टिन्यूअस रेंज है। कंसिस्टिंग ऑफ द लॉफ्टीएस्ट पीक। लॉफ्टीएस्ट मतलब सबसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ इधर है। अरे इतना ऊपर है तो पहाड़ भी ऊंचे ही होंगे। जिनकी एवरेज हाइट की बात कर लूं तो 6000 मीटर तक है। 6000 मीटर, 6000 मीटर मजाक थोड़ी है। 6000 मीटर की हाइट तक के पहाड़ हैं, तो कहां हैं भाई साहब? कहां हैं बताइए? ग्रेट हिमालयाज में, हिमाद्री में, इनर हिमालयाज में। सर नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय माउंटेन्स में है। बात तो सच्ची है, सच्ची है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री। साउथ ऑफ द हिमाद्री का क्या मतलब है बताइए भाई साहब? अरे साउथ ऑफ हिमाद्री क्या होता है भाई साहब? इसके तो साउथ में यही है ना, इसके तो साउथ में यही है। अब इसकी कंपैरिजन देखोगे तो ये इसके नॉर्थ में हो गया। चलो कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो गई, सिंपल सी बात है, कंफ्यूजन होनी ही थी, इतना भयंकर लेवल से जो पढ़ा दिया। तो देख लीजिए भाई साहब,
देख लीजिए। अब देखिए, मेरी बात सुनिए ध्यान से, गौर फरमाना, फरमाने की चीज है, मेरी बात ध्यान से सुनो भाई। ये जो है, अगर मैं तीनों को नापूं तो ये साउथ है, ये नॉर्थ है, बट अगर मैं इन दोनों को नापूं, ऊपर वाली दोनों का कंपैरिजन करूं तो उसके लिए ये साउथ है, अगर इन दोनों को नापूं तो इसके लिए ये नॉर्थ और इसके लिए ये साउथ है। भाई दोनों में, दो में तो दो ही डायरेक्शन बटेंगी ना, चार डायरेक्शन किधर है अपने पास, किधर है ही नहीं। तो हम ये कह रहे हैं कि ये वाली जो है, आपने कह दिया सर ये ग्रेट हिमालयाज है, ये ग्रेट हिमालयाज है सर, ये इनर हिमालयाज है, बिल्कुल सही बात है, मैंने यही बताया, और इसे हिमाद्री भी कहते हैं। सर इसके साउथ में, ग्रेट हिमालयाज के साउथ में जो कोई है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम हिमाचल कहते हैं, उसे हम हिमाचल कहते हैं। हिमाचल के साउथ में अगर कोई है तो उसे हम शिवालिक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? शिवालिक कहते हैं। कोई गलत तो नहीं कहते? अरे बुक कह रही है तो हम भी कह रहे हैं भाई शिवालिक है, तो ऑब्वियसली बात है ग्रेट हिमालयस के साउदर्न मोस्ट में अगर कोई रेंज है तो वो शिवालिक है, शिवालिक के अगर कोई नॉर्दर्न मोस्ट में है तो वो ग्रेट हिमालय है, इन दोनों के बीच में कोई सेंट्रल है तो वो हिमाचल है। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है किसी को? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया बताइए? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है ना सबको? कोई टेंशन नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे को। तो समझ में आता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। So the range lying to the south of Himadri forms the most rugged mountain system and it is known as हिमाचल और लेजर हिमालयाज। रग्ड माउंटेन मतलब रफ माउंटेन है, खुदड़े खुदड़े यहां पहाड़ है, जिसे हम क्या कहते हैं? हिमाचल या लेसर हिमालयाज कहते हैं। यानी कि इस वाले सेक्शन को आप हिमाचल या फिर लेसर हिमालयाज भी कह सकते हैं। एंड दिस इज द मोस्ट रग्ड माउंटेन रेंज। भाई साहब सबसे रफ वाली खुदड़े पहाड़ों वाली ये रेंज है। चलिए अच्छी बात है। इस रेंज में ज्यादातर जो पहाड़ है वो हाईली कॉम्प्रेस्ड एंड बदलती हुई रॉक से, एक जैसी नहीं। अब कॉम्प्रेस्ड तो होंगे ना भाई साहब, एक बात बताइए, दबे हुए जो हैं आप, दो पहाड़ी पर्वतों के बीच में आप दबे हुए हैं तो कॉम्प्रेस्ड नहीं होंगे तो क्या इंप्रेस्ड होंगे? क्या इंप्रेस्ड होंगे? क्या इंप्रेस्ड तो हम होंगे इनको देखकर, क्योंकि हमारे पास है, बट ये तो कॉम्प्रेस्ड हो गए। इनकी जो हाइट है 3700 से 4500 मीटर है, पहले वालों की 6000 मीटर थी, 1500 मीटर की हाइट से घटे हुए चल रहे। अरे थोड़ा और नीचे आ जाओ और घट जाएंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। हाइट जो के साथ साथ अगर आप बात करेंगे विड्थ की तो 50 किलोमीटर है, वहां 150 से 400 थी। अंदाजा लगा लो कितने बड़े लॉफ्टीएस्ट पीक है। वाई वी आर सेइंग लॉफ्टीएस्ट पीक, अब तो आप समझ गए होंगे। लॉफ्टीएस्ट का मतलब आप समझ सकते हैं जब आप हाइट ही 150 से 400 किलोमीटर की बात कर रहे हैं। मजाक थोड़ी है भाई, कहां 50 और कहां 400 यार, कितना गुना हो गया? 8 गुना हो गया। बताओ मैथ सही है कि नहीं सही है? 8 गुना हो गया ना। तो चलिए 8 गुना हो गया है तो आप बता सकते हैं कि लॉफ्टीएस्ट पीक है, बिल्कुल लॉफ्टीएस्ट पीक है। आगे चलते हैं। While the Pir Panjal range forms the longest and the most important range, धौलाधोर और महाभारत भी अन्य प्रोमिनेंट रेंज भी यहां आपको देखने को मिल जाती हैं। जब आप बात करते हैं तो आपको यहां पर पीर पंजाल रेंज जो है वो यहां देखने को आपको मिल जाएगी। जस्ट करके यहां पास में आपको पीर पंजाल रेंज देखने को मिल जाएगी। तो पीर पंजाल रेंज आप लिख सकते हो, मोस्ट इंपोर्टेंट रेंज इस हिमाचल की बन जाती है। ठीक है आगे चलते हैं। दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ, यहां पे कुछ फेमस आपको हिल स्टेशन टाइप चीजें मिलती है, जैसे कि आपकी कश्मीर घाटी मिल जाएगी, कांगड़ा कुल्लू वैली मिल जाएगी। यही सब भाई साहब क्या है, हमारे सबके हिल स्टेशन भी हैं जहां पर हम गर्मियों में घूमने जाते हैं। बात सीधी सी खत्म है, अच्छी जगह है, चले जाते हैं। ज्यादा ऊपर जाएंगे सिकुड़ जाएंगे। अरे उसके ऊपर तो हिमालय पर्वत, आपने देखा होगा लोगों की स्किन रेड हो जाती है, नाक की स्किन कभी रफ सी हो जाती है। इतना ऊपर कौन जाएगा घूमने? हिल स्टेशन पे जा रहे हैं, हिलने थोड़ी जा रहे हैं ऊपर की, हिल गए भाई साहब। वो बेचारे हमारे माउंटेनियर्स कितनी मेहनत करके जाते हैं, आप समझ सकते हैं। सो द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज इज कॉल्ड शिवालिक। भाई साहब हिमालय की रेंज जो है वो पूरी खत्म हो जाती है, इनकी नजरों में सबसे बाहर की है, क्योंकि इसके बाद माउंटेन्स नहीं है, प्लेन्स है। बताइए समझे कि नहीं समझे? बताइए समझे कि नहीं समझे? दे एक्सटेंड ओवर ए विड्थ ऑफ 10 to 50 किलोमीटर, 50 से भी कम हो गए, छोटे छोटे ज्यादा ऊंचे पहाड़ नहीं है, क्योंकि आप भी यहां पर चल के घूम के आते हैं। एल्टीट्यूड की बात करें, हाइट जो इनकी 900 से 1100 मीटर तक इनकी रहती है। ये जो रेंज है कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स फ्रॉम मेन हिमालयन रेंज। बड़े बड़े जो हिमालय के जो ऊपर के पहाड़ थे, उनसे जो पानी निकल के जो रिवर आती है, जब वो ऊपर के रिवर से मतलब ऊपर के ओरिजिन से निकल के आती है, तब उनके पास डस्ट नहीं होती ज्यादा, इरोड करने के लिए नहीं, बहाने के लिए अपने साथ कुछ नहीं होता है। बट जैसे ही वो सेकंड वाले माउंटेन्स तक पहुंची, वहां पे कुछ कमजोरी उनको देखने को मिली।
उसी बात का फायदा उठाया इस रिवर ने और अपने साथ कुछ बहाते हुए ले जाती है तीसरे माउंटेन रेंज की तरफ, और वहां पे लाके जिस जमा करती है ना, वहां पे लाके जमा करती, फिर आगे अपना चली जाती है। तो जो कुछ वो आ रहा है इस माउंटेन रेंज में, वो सब कुछ ऊपर की तरफ से ही आ रहा है। अनकंसोलिडेटेड का सेडिमेंट से बना है, मतलब जो ठहर नहीं सकता, कच्चे पहाड़ है। पक्के होते अगर रुक सकती वहां पे चीजें, कंसोलिडेट होती तो ये भी पक्के पहाड़ होते। आपने सुना होगा कि पहाड़ कच्चे गिर गए, तो वो क्यों है? क्योंकि अनकंसोलिडेटेड है, इकट्ठे नहीं हुए, जमीन से पकड़ नहीं बनी है। कंसोलिडेट होते तो नहीं गिरते, तो वैसा नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज। लॉन्गिट्यूडनल वैलीज मतलब लंबी लंबी घाटियां बिटवीन द लेजर हिमालयाज एंड द शिवालिक्स, मतलब कि ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, इन दोनों के बीच में क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वैलीज है। बताइए, नई बात बता रहे हैं कोई, जैसे कि हमें पता ही नहीं है। इन दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हैं, लंबी लंबी घाटियां भाई साहब, जिन्हें हम दून कहते हैं। जब दो हिमालय माउंटेन रेंज की लंबी लंबी कोई घाटी दिखे उसे दून कहते हैं। ऐसे दून जैसे देहरादून, कोटली दून जो हिमाचल में है, पटली दून जो हिमाचल में, इसी प्रकार के चीजों को दून कहा जाता है। दो घाटियों के बीच वैसे लोग आपको रहते हुए दिखते मिले होंगे, पानी बह रहा होगा, उनके बीच में आपको थोड़ा सा एरिया भी मिल जाएगा जहां पे प्लेन होगा, थोड़ा लोग रह रहे होंगे, इन्हें दून कहते हैं। बड़ी बड़ी ऐसे खाई घाटियां, नीचे आप कभी जाना उत्तराखंड, ऐसा मिलेगा आपको कि ऊपर पहाड़ पे खड़े होकर देखना, नीचे लोग, कुछ लोग रह रहे होंगे, तो इन्हें दून कहते हैं। चलिए, इन्हें दून कहते हैं, तो आगे क्या है? इन्हीं लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन के अलावा हिमालयाज को हम वेस्ट टू ईस्ट के बेस पर भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम इन्हें वेस्ट टू ईस्ट देखें तो भी हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। अभी हम देख रहे थे भाई साहब 3 रेंजेस के बेस पे, राइट? 3 रेंजेस के बेस पर हम इन्हें अगर वेस्ट टू ईस्ट देखें तो हम क्या कर सकते हैं? वेस्ट टू ईस्ट कहने का मतलब आप लोकेशन समझिए। लोकेशन ऐसा समझिए कि ये मान लीजिए 1, ये मान लीजिए 2, ये मान लीजिए 3। मैं कह रहा हूं कि मुझे तो ईस्ट वेस्ट देखना है। अभी तक तो आपने क्या देखा? अप डाउन देख रहे थे, नॉर्थ साउथ देख रहे थे। अब मैं ईस्ट वेस्ट देखता हूं, मतलब कि मेरे लिए अगर आप मान के चलें, मेरे लिए क्या अपने लिए भी मान के चलें, ये आपका वेस्ट है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका सेंट्रल है, राइट? ये आपका सेंट्रल है। यही और डायरेक्शन बची थी, और बचा ही क्या था जीवन में? भाई आपने नॉर्थ साउथ पढ़ लिया, ईस्ट वेस्ट और पढ़ लो, फिर कुछ बचता नहीं है। एक तरीका और है पढ़ने का, वो तो बाद की बात है। अभी तो हम डायरेक्शन वाइज जा रहे हैं। तो वेस्ट का जो जोन है उसे क्या कहते हैं? अब वेस्ट में आप समझिए आपको कौन सा हिस्सा आता है। क्या आपको वेस्ट में नहीं लगता कि हिंदुस्तान के वेस्ट में अगर आप माउंटेन की तरफ जाएं तो एक राज्य पंजाब जैसा आता है? पंजाब उस तरफ पड़ता है, मानते कि नहीं मानते? उसके ऊपर वैसे ही ऐसा पहाड़ी पहाड़ी, और ऊपर तो अच्छा अच्छा इलाका फिर है ही है, पहाड़ी वाला इलाका है सारा। बीच में अगर आप आ जाएं तो आपको क्या मिलेगा? सोच के देखिए, गंगा प्लेन जैसे एरिया मिलते होंगे, वो जैसे एरिया रहते होंगे। ईस्ट में चले जाए तो ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों के इलाके भी रहते होंगे। बट बहरहाल नदियों के छोड़िए, अभी तो बात करते हैं पहले समझने की कि किस इलाके को क्या कहते हैं। नदियों के डिवीजन पर उन इलाकों को क्या कहते हैं, हमें नदियों से ज्यादा इलाके समझने हैं। तो क्या समझेंगे? द पार्ट ऑफ हिमालयस लाइंग बिटवीन इंदस एंड सतलुज, यानी कि दोनों ही अगर आपकी वेस्ट की नदियों की तरफ चले जाएं, इंदस और सतलुज के बीच में, तो उसे कहते हैं पंजाब हिमालयाज। इसका ज्यादातर हिस्सा पाकिस्तान में चला गया है, ये भी हम जानते हैं, क्योंकि भाई साहब उस तरफ ज्यादा सिंधु नदी का बहाव है, तो उसे हम पंजाब हिमालयाज कहते हैं। इसे कई लोकल नाम से भी जाना जाता है, जैसे कश्मीर हिमाचल हिमालयाज के नाम से भी जाना जाता है। ये भी वेस्ट टू ईस्ट है, डायरेक्शन ही एक्चुअल में वेस्ट टू ईस्ट है। तो जो पार्ट ऑफ हिमालयाज है जो कि सतलुज और इंदस नदी के बीच में, उसे पंजाब हिमालयाज कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द पार्ट ऑफ हिमालयस बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर्स इज नोन एज कुमाऊं हिमालयस, जो कि उत्तराखंड तक के एरिया में आपको देखने को मिलता है। काली और तिस्ता रिवर के बीच में जो हिमालयाज हैं उन्हें नेपाल हिमालयाज कहते हैं, उन्हें नेपाल हिमालयाज कहते हैं। और इसके बाद भी एक हिमालय बसता है जिसे असम हिमालय कहते हैं, जो कि तिस्ता और दिहांग रिवर के बीच में आता है, उसे असम हिमालयाज कहते हैं। ठीक है, अब दिहांग आप समझ गए, क्योंकि मैंने क्यों बोला ब्रह्मपुत्र वाला इलाका, तो वहां पे क्या था? दिहांग रिवर। तो तिस्ता रिवर जो बांग्लादेश से इधर और उधर अरुणाचल प्रदेश में क्या अपनी दिहांग रिवर, उसके बीच में क्या है? असम हिमालय, असम वाला एरिया गया तो असम हिमालय हो गया। इसके अगर काली और तिस्ता के बीच में देखेंगे, काली वही ऊपर से, तिस्ता वही बांग्लादेश तक, काली नेपाल के बीच में, तो नेपाल हिमालय हो गया। वहीं बात करूं सतलुज पंजाब वाले एरिया तरफ से आती हुई और इधर नेपाल तक जाती हुई काली, तो उधर कुमाऊं हो गया, उत्तराखंड वाला एरिया हो गया, और उधर तो फिर पंजाब है ही है। तो हमने यहां टोटल कितने डिवीजन पढ़ लिए? पंजाब हिमालयस, कुमाऊं हिमालयस, असम हिमालयस एंड नेपाल हिमालयस। इनका सीक्वेंस याद रखना, पंजाब, कुमाऊं,
नेपाल और असम, पंजाब, कुमाऊं, नेपाल और असम। पीके ना, पीके ना, हम तो बोलेंगे पीके ना। पीके ना मतलब पंजाब हिमालयस, कुमाऊं हिमालयस, नेपाल हिमालयस, असम हिमालयस। रिवर याद रखना, इस तरफ सिंधु और सतलुज, यानी इंदस और सतलुज है, ठीक है। उसके बाद आप जाएंगे तो इंदस को भूल जाना, सतलुज को रख लेना, ऐसा याद रखना ना, ऐसा इंदस, सतलुज, फिर आपकी जो उसके सतलुज के बाद काली, काली के बाद इधर एक रिवर तिस्ता, और तिस्ता के बाद एक रिवर दिहांग, इन दोनों के बीच में पंजाब, इन दोनों के बीच में के, इन दोनों के बीच में ना, इन दोनों के बीच में ऐसा आ। समझे कि नहीं समझे, बताओ, समझे कि नहीं समझे? इस क्लास को पढ़ते वक्त जानकारी आराम से पढ़िए, ठीक है। इसे यू में भी लिखते हैं, ऐसा नहीं है। ये रही आपकी रिवर्स, यही है आपकी रिवर्स भाई। इनके बीच में है पंजाब, इनके बीच में है क्या है बच्चों, कुमाऊं, इनके बीच में है नेपाल, और इनके बीच में है असम। ये हमारे हिमालय से फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। सिंपल सी बात है, बताइए। उम्मीद है कि यहां तक आपको कुछ भी डाउट नहीं होगा। हमने नॉर्थ टू साउथ पढ़ लिया, हमने ग्रेटर हिमालयस पढ़े यानी हिमाद्री पढ़ी, हमने हिमाचल पढ़ा, हमने शिवालिक पढ़ा। उसके बाद हमने वेस्ट टू ईस्ट किया, हमने पंजाब हिमालयस, कुमाऊं हिमालयस, नेपाल हिमालयस एंड देन असम हिमालयस। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो देख लीजिए आप लोग, है ना, ये हमारा अभी तक टॉपिक हो चुका है। बढ़ते आगे, तो ये आपका टॉपिक है, देख लीजिए। ये वाला एरिया पंजाब हिमालयस, ये वाला एरिया जो गंगा प्लेन्स वाला बोला था मैंने कुमाऊं हिमालयस, इसको आप देखेंगे इसका एरिया थोड़ा सा इधर का भी है, थोड़ा सा जो पाकिस्तान में है वैसे उधर का ज्यादा, क्योंकि इंदस का एरिया उधर ज्यादा है, इंदस कवर उधर ज्यादा करती है। कुमाऊं, नेपाल एंड असम हिमालयस। आगे बढ़ते हैं। सो ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं। मैंने आप सभी को बताया कि ईस्ट में बहने वाली एकमात्र बड़ी ऐसी नदी दिख जाती है। द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयस। मैंने आपको बताया क्योंकि नामचा पर्वत, जो पर्वत आपको दिख रहे हैं उसके बाद से ये ऐसे नीचे की तरफ बाउंड्री करती है, उसके बाद कोई पर्वत नहीं है। तो यानी कि ईस्ट में अगर कोई लास्ट बाउंड्री कोई रिवर डिनोट करती है, कोई बताती है, तो वो ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र बताती है कि भैया मैं लास्ट बाउंड्री किसी भी हिमालय पर्वत से जाने वाली। दिहांग जो गॉर्ज है, दिहांग मतलब जो उधर रिवर है, जो दो खाड़ी, दो पहाड़ों के बीच से बहती है हिमालय। उसके बाद जो है ये रिवर आप देखेंगे, जो रिवर तो ऐसे निकल जाती है, आपको नीचे दिखेगा ऐसा बांग्लादेश में बहते हुए, और जो हमारे पहाड़ भी है ना हिमालय, वो भी ऐसे नीचे की तरफ रन कर रहे होते हैं, वो भी रन कर रहे होते हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। तो ये भी नॉर्थ साउथ हो जाते हैं और वो ईस्टर्न बाउंड्री की तरफ बहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारे इस तरफ क्या है, ईस्टर्न स्टेट है, ईस्टर्न की तरफ चल रहे हैं, इसीलिए इनको हम पूर्वांचल भी कहते हैं। पूर्वांचल मतलब ईस्टर्न साइड वाले पहाड़, तो इन्हें हम ईस्टर्न हिल्स भी कहते हैं, इन्हें पूर्वांचल भी कहते हैं, इन्हें पूर्वांचल माउंटेन्स कह लीजिए, ईस्टर्न माउंटेन्स कह लीजिए, हम दोनों ही कह सकते हैं, बिकॉज ये जो है ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ रन कर रहे हैं, ईस्ट की तरफ ही होते हैं। उम्मीद है कि ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो जो ये हिल्स हैं, जो आपको नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स में दिख रही हैं, जो पूर्वांचल हिल्स आपको दिख रही हैं, इनमें तीन आती हैं। पटकाई, मतलब बेसिकली तो चार है, वैसे चार ही कर लीजिए आप, तीन पटकाई, नागा, मणिपुर, मिजो। आपको पटकाई से नागा, मणिपुर, मिजो पेपर में ज्यादा आती हैं तीन, बट हम चारों को ही करके लेके आपके सामने। पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स, ये चारों हिल्स आपके काम की हैं, चारों ही नॉर्थ ईस्टर्न हिस्से में पड़ती हैं, जिनके जो नाम आप देख रहे हैं ऊपर, ये म्यांमार और जो इससे नागालैंड से ऊपर का जो एरिया है उसको ऊपर करती है, म्यांमार के बाउंड्री को भी टच ये करती हैं। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये आपकी हिल्स हैं, आप देख सकते हैं, इधर ये म्यांमार वाला जोन पड़ जाता है, इधर ये पटकाई है, देन नागा, देन मिजो एंड देन मणिपुर। और ये तीन हमें ये भी याद रखना बच्चों, ये जो तीन है, सॉरी, ये तीन जो है गारो, खासी, जैंतिया, ये मेघालय वाली, ये भी याद रखनी है, अभी आगे पढ़ेंगे, बट कोई बात नहीं, इस पे कंफ्यूजन मत होना, अभी ये चीज समझ लो, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, हमारे हिमालय माउंटेन्स हो गए फिनिश। हमने हिमालय माउंटेन्स में क्या सीखा? हमने हिमालय माउंटेन में सीखा सर कि हमारे जो हिमालय माउंटेन जो रेंजेस हैं, जो माउंटेन्स हमने तीन पार्ट में डिवाइड किए हैं, ऐसे तीन।
ये जो है सर वो हिमाद्री है, ये जो है वो हिमाचल है, और ये जो है वो शिवालिक है। इसके बाद अगर कुछ है तो इसके बाद जोगिंदर सर है, यानी प्लेन्स है। ठीक है, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है ये हम यहां पर ये देख लें कि इसकी जो हाइट है वो 6000 है, इसकी हाइट इससे कम, इसकी हाइट इससे कम, 1100 मीटर करीब आ जाती है, इसकी 4500, इसकी मैक्सिमम 6000। चौड़ाई की बात करें तो 400 किलोमीटर, 50 किलोमीटर और 10 से 50 किलोमीटर आर्क के फॉर्म में जाते हैं, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं, ये अच्छी बात है। इसमें सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट रेंज आपको हिमाचल में जो मिलती है पीर पंजाल मिल जाती है, जो कि काफी अच्छी इंपॉर्टेंट रेंज है। यहाँ पे कई सारे हिल स्टेशन आपको देखने को मिलते हैं। सबसे टॉप मोस्ट वाले में माउंटेनियरिंग होती है, यानी कि जो पहाड़ पे चढ़ने वाले, पर्वत पे चढ़ने वाले लोग होते हैं वो जाते हैं। तो यही सब हम सीख कर आए हैं अभी तक हमने यही सब सीखा है। बाद की बात करेंगे बाकी का, अभी तो फिलहाल हम जो है अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए लेक्चर की तरफ चलते भाई साहब। नॉर्दर्न प्लेन्स की बात कर लेते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स जो है, जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उसकी अगर हम बात करें तो ये कैसे बने हैं। दे हैव बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले। इंटरप्ले मतलब आपस में ऐसे घूमती घामती झूमती झामती नदियां ऊपर से चली आई हैं। 3 नदियां बड़ी हैं ऊपर से आती हुई, एक तो सिंधु यानी इंदस जो आपने पढ़ा है, एक गंगा, एक जो है ब्रह्मपुत्र, यानी कि ये हो गई आपकी वेस्ट की तरफ बहने वाली, ये हो गई आपके सेंट्रल इंडिया की तरफ, मतलब बीच इंडिया के ऊपर बहने वाली, और ये हो गई आपकी किधर की भाई साहब, ये रही आपकी ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री को मार्क करने वाली। यानी कि नामचा पर्वत से ऐसा गोल चक्कर लेने का, गोल चक्कर से सर ऐसा क्या करने का, ऐसे आए अपना साउथ की तरफ जाने का, साउथ की तरफ जाके बांग्लादेश में जाने का, उधर जाके सीधा ऐसा बे ऑफ बंगाल में टपकने का। तो ये ब्रह्मपुत्र का रहता है। इनकी अपनी कुछ ट्रिब्यूटरीज भी हैं, सबकी अपनी अपनी ट्रिब्यूटरीज हैं, आप सब जानते हैं, पढ़ लेंगे आगे पढ़ लेंगे, डोंट वरी। ये जो प्लेन है यानी नॉर्दर्न प्लेन की बात करूं तो इट इज फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल, जो रिवर ऊपर से जिन पहाड़ों को तोड़ सकती थी, इरोड कर सकती थी, जो मिट्टी डस्ट ला सकती थी, जो कंकड़ पत्थर ला सकती थी, स्टोन नैरो पेबल्स जो ला सकती थी, जो कुछ भी ला सकती थी वो ये लेके आई। जो इनके साथ मिट्टी आई वो मिट्टी यहां इस प्लेन एरिया पे आते के साथ ही ठहर जाती है। क्यों ठहर जाती है तो इसको समझ लेते हैं। इसमें भी कोई बड़ी कहानी तो बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं सबसे पहले आपके सामने एक जमीन बनाऊंगा। मान लीजिए ये ऐसा मेरी जमीन है, और ये क्या है बच्चों, ये आपका नॉर्दर्न प्लेन है। ये क्या है बच्चों, आपका नॉर्दर्न प्लेन है। ठीक है, चलो नॉर्दर्न प्लेन है। अब मान लीजिएगा जो मैं आपको यहाँ पे नदी चलाऊं वो ही मान के चलना, इसको ऐसा यूं मैप में घुमा देना, मतलब ये सब बीच का हिस्सा नॉर्दर्न प्लेन है, ऊपर से नदी आ रही है, तो मेरी नदी जो है वो यहां से ऐसा चल रही है। ठीक है, ये मेरी नदी जो है वो चल रही है। इस नदी में मेरा इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र तीनों नदी का पानी है। ठीक है, ठीक है। अब ये नदी जो है अपने साथ मिट्टी लेके आ रही है। ताज्जुब की बात देखिए, ये मिट्टी है, मान लीजिए ये ऐसा इसके साथ मिट्टी है। अब पहली बात तो ये है कि जब तक ये फ्लो से थी, ऊपर माउंटेन से गिर रही थी, जब ये माउंटेन्स से ऐसा नीचे की तरफ जा रही थी तो जो इसकी वेलोसिटी थी, जो इसकी स्पीड थी, वो बहुत क्या थी बच्चों, फास्ट थी। बट जैसे ये प्लेन में आ गई, ऐसे एरिया में आ गई, जैसे ये एरिया में आ गई, तो इसकी स्पीड घट जाएगी, क्योंकि अब तो ऐसे ढलान ही नहीं है। ढलान नहीं है तो वेलोसिटी नहीं है, तो फिर स्पीड नहीं है, तो मिट्टी भी ठहर ठहर के रुक रुक के चलेगी। पानी भी आपको ज्यादा नजर आएगा, माउंटेन्स में तो नजर आ ही नहीं रहा था भाई, छुप छुप के पहाड़ों से पीछे छुपन छुपाई खेल रही है। इधर ऐसा प्लेन्स एरिया में आ गई तो हमको पानी भी ज्यादा दिखेगा, हमको मिट्टी भी इधर देखने को मिलेगी। तो जो मिट्टी ये रुकी है, ये भाई साहब ठहराव के कारण रुकी है, और यही मिट्टी क्या है, एलुवियल सॉइल है। एलुवियल सॉइल है। इसकी खास बात तो आपको यहीं बता देते हैं, लेट नहीं करते हैं। ये मोस्ट फर्टाइल सॉइल आपको देखने को मिलती है, मोस्ट फर्टाइल सॉइल आपको देखने को मिलती है। प्लेन एरिया ही जो है मोस्ट पॉपुलेटेड भी होते हैं, मोस्ट पॉपुलेटेड भी होते हैं। क्या को होते हैं भाई साहब, अरे जीवन जीने के लिए पानी चाहिए, खेती के लिए पानी चाहिए, है ना, खेती जिस अच्छी मिट्टी भी होगी, है ना, अरे लोगों को रहने के लिए सड़क घर बनाने, है ना। प्लेन एरिया है बाबूजी, क्या करेंगे आप समझिए, आप सबके पास सब कुछ है, आप काहे को नहीं रहेंगे इधर, तो इसलिए हाईली पॉपुलेटेड तो बनता है। बस मैटर खत्म। अभी नॉर्दर्न प्लेन में मजा आएगा भाई साहब, अभी मजा आएगा ना बेटू। देखो एलुवियल सॉइल से बनते हैं, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक है। कितना बड़ा एरिया है ये। इस एरिया की बात कर ले, इसकी जो लंबाई है 2400 किलोमीटर एंड 240 से 300 करीब 320 325 के आसपास की चौड़ाई रहती है। मतलब कितना ही चौड़ा है भाई साहब,
कितना ही चौड़ा, इतना चौड़ा एरिया भाई साहब। इट इज हाईली डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन। 6 डिवीजन में सबसे ज्यादा अगर पॉपुलेशन कहीं बसती है तो वो प्लेन एरिया में रहती है, क्योंकि वहां खाना खाने के लिए फर्टाइल लैंड है, खेती करने के लिए फर्टाइल लैंड है, खेती को करने के लिए पानी है, लोगों को जो जीवन चलाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए पक्का प्लेन रोड चाहिए। ऐसा कौन माउंटेन्स पे जा जाके ऐसा ऐसा रोड चलाएगा भाई साहब, बताइए। गाड़ी से ऐसे डूब के गए फिर ऊपर उठेगी नहीं गाड़ी, लफड़ा है। प्लेन एरिया तो प्लेन एरिया है। चलिए, प्लेन एरिया तो प्लेन एरिया है। बात कर ले विद अ रिच सॉइल कवर, क्योंकि यहां पे अच्छी मिट्टी का कवर मिल जाता है, एलुवियल सॉइल आती है, विद एडुकेट वाटर भी मिल जाता है, एंड फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन भी है, ना ज्यादा सर्दी है ना ज्यादा गर्मी है, ह्यूमिडिटी बराबर बनी रहती है, अच्छा पानी भी है तो नमी भी बनी रहती है, जमीन का टेम्परेचर भी ठंडा रहता है, पेड़ पौधे भी ज्यादा हैं तो क्लाइमेटिक एनवायरनमेंट भी ठीक कंट्रोल रहता है। इसी कारण ये एक प्रोडक्टिव पार्ट भी बन जाता है। इंडिया का ग्रीनरी अगर सेक्शन कहीं है, अनाज के भंडार अगर सबसे ज्यादा कहीं है, तो भाई साहब भूल जाइए, ईस्ट भूल जाइए, वेस्ट भूल जाइए, नॉर्थ का ऐसा ऊपर वाला एरिया, आप प्लेन्स में आइए, आपको दिखेगा कि ग्रीनरी अनाज ही अनाज है। अरे कितना अनाज लोगे भाई साहब, सब कुछ फैसिलिटी यहां है। तो इसलिए ये जो है हाईली पॉपुलेटेड एरिया भी बन जाता है। जो नदियां नॉर्दर्न माउंटेन से आ रही हैं, ये यहां पर डिपोजिशनल वर्क का काम करती हैं। क्या डिपोजिशन करेंगी? अरे दे आर डिपॉजिटिंग क्या? एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल डिपॉजिट कर रही है, बिल्कुल ऊपर से ला के यहां पे से जमा कर रही है, क्योंकि स्पीड नहीं है तो नहीं ले जा पा रही है। ऐसा थम्बो तो रुको। आदमी जब गाड़ी चला रहा होता है रोड पे तो तब नहीं थकता जितना वो रेड लाइट पे रुक के थकता है। उसको इतनी टेंशन हो रही होती है, ये रेड लाइट, ये रुकना, उसके दोनों पांव पूरे रास्ते स्कूटी पे नहीं कहीं नीचे हुए, पर रेड लाइट आते के साथ ही उसका क्या हुआ, दोनों पैर जमीन पे आ जाते हैं। ठीक इसका भी वैसे ही है। पूरे रास्ते इसने मिट्टी के दर्शन नहीं कराए, पूरे रास्ते इसने डिपॉजिट नहीं किया, बट जैसे ही प्लेन आया ना, इसे प्लेन एरिया अच्छे अच्छों की हवा टाइट होती है ना, तो इधर ये हो गए। इन द लोअर कोर्स, नीचे की तरफ जाते हैं ड्यू टू जेंटल स्लोप। आप देखते हैं पहाड़ों से जब नीचे आते हैं तो क्या होता है, इनकी स्पीड स्लो होती है, यही मैंने बताया, व्हिच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रिवरिन आइलैंड। थोड़ा और नीचे की तरफ जाएंगे, जैसे आसाम वाले एरिया की तरफ आप जाते हैं तो वहां इनके जमाव और ज्यादा होते हैं। उस एरिया में इनका इरोजन जो है वो बहुत ज्यादा होता है। उस तरफ आप देखेंगे ब्रह्मपुत्र जो नदी है, बांग्लादेश और असम में बाढ़ जैसी स्थिति क्रिएट करती है। अब बाढ़ कैसे बन जाएगी तो ये भी समझ लेते हैं, इसको कौन सी बड़ी बात है। फिर से मैं एक जमीन बनाऊंगा, जमीन बनाना मेरा काम है। ये क्या है? लैंड है। ये क्या है? जमीन है। जमीन, ठीक है, इसके ऊपर ये पानी बह रहा है। चलिए, ठीक है, अब तक ये पानी का लेवल है। आप ध्यान से सुनिएगा, पानी का ऐसा, मैं इसको मिटा देता हूं, किसी और कलर से लिखते हैं। ये पानी का क्या है? अभी तक लेवल है, ये लेवल 1 है, ठीक है। ये मैं आसाम और उस साइड बात कर रहा हूं, ईस्ट की साइड, ठीक है। पानी चल रहा है अपना, आराम से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस पानी में मैंने बोला आपसे, जो आसाम वाली साइड आप देख रहे हो, यहां पे जो सिल्ट है, जो मिट्टी है, वो बहुत ज्यादा होती है। क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। अब देखना, अब क्या होगा, मान लीजिए हम मिट्टी के लिए कौन सा पिंक कलर लेते हैं। अब इसमें मिट्टी आ गई, बहुत ज्यादा मिट्टी चल रही है, ठीक है। थोड़ा और थिक करेंगे हम लाइन को, स्वाद अनुसार करेंगे, ठीक, जितना कर सकें भाई साहब। चलिए, बहुत ज्यादा मिट्टी है ना, तो बहुत ज्यादा दिखानी पड़ेगी भाई साहब। कोई भी ये ना सोचो ड्राइंग हो रही है, यहाँ पे ड्राइंग हो रही है, यहाँ पे मिट्टी भरी जा रही है। इट्स अ वेरी हाईली डिमांडेड क्रिएटिव वर्क। चलिए, मिट्टी भर गई है, इतनी मिट्टी हो गई है। अब क्या होगा? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब होगा ये दोस्तों कि जो पानी है वो तो बहता रहेगा, पानी थोड़ी रुक जाएगा मिट्टी आने से। तो पानी एक्चुअल में क्या कर लेगा, अब पानी यहां बहेगा, क्योंकि पानी तो बह रहा है। पानी तो बहेगा, यहां ऐसे से पानी बहेगा ना, जितना ऊपर जा सके उतना जाएगा। अब हुआ क्या एक्चुअल में, अगर मैं एक बात कर लूं, अगर यहां एक घर था, पहले यहां एक घर था, मान लो ऐसा, ये चलो इससे ऊपर एक घर था, चलो ये घर है, अब ये तो डूब जाएगा। अरे वो तो घर अपना हर बार थोड़ी पानी के रहते ऊपर बढ़ाता जाएगा, ऊपर कहां तक ऊपर जाएगा। जब पहले गांव में इलाके कच्चे थे तो पानी एब्जॉर्ब हो जाता, घर नीचे थे, फिर धीरे धीरे शहरों में घर ऊपर हुए, गांव में भी घर हाइट बढ़ाने लगे, क्यों? पानी का डर। तो भाई साहब ऐसे ही है, तो घर डूब जाएगा। तो फ्लड इसलिए आता है क्योंकि जो इस रिवर का जो ये बेड है, जो इस रिवर का ये बेड है, इसमें क्या है? सिल्ट है, कंकड़ है, सैंड है, पत्थर है, स्टोन है, ये सब है, जिसकी वजह से इसका बेड लेवल बढ़ गया। अब वो तो सख्त हो गई, ये तो मिट्टी सख्त है, अब पानी और ऊपर बहेगा। अगर आने वाले टाइम में फिर जमा, फिर और ऊपर, फिर और ऊपर, तो जिंदगी और बढ़ रहेगी।
जिंदगी भर बाढ़ रहेगी। इसीलिए मजुली आइलैंड जैसों में जब ये ऐसे मिट्टी जमा होती जाती है तो जिन इलाकों में थोड़ा रिवर का डायरेक्शन इधर उधर हो जाती है, जो मिट्टी के इन इलाकों का फायदा उठाते हैं और लोग नदी किनारे रहना शुरू कर देते हैं, वैसे ही बने हैं रिवरिन आइलैंड, यानी रिवर के पास वाले इलाकों में आइलैंड जैसे ये बन गए। ये पानी तो बह रहा है पर ये जो घर जिस पे बने हैं वो पक्की मिट्टी जैसा हो चुका है, इन्हें कहते हैं रिवरिन आइलैंड। और ये आइलैंड हमारे हिंदुस्तान में आप देखेंगे मजुली, ब्रह्मपुत्र रिवर, जगह आसाम, ये है मजुली इन द ब्रह्मपुत्र रिवर इज द लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवरिन आइलैंड इन द वर्ल्ड। यहां पे लोग रह रहे हैं। चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों को ये डायग्राम के थ्रू समझ में आ गया होगा। ये आपके पास ये चीज है, आपको समझा दी गई है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन को भी अगर डिवाइड करें, भाई साहब हर चीज को डिवाइड करेंगे, हिंदुस्तान ऐसे थोड़ी डाइवर्स है। नॉर्दर्न प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। 3 सेक्शन देख लीजिए। अब वही 3 सेक्शन याद कीजिए, मेजर मेजर। पंजाब वाली साइड पंजाब प्लेन, सेंटर वाला गंगा प्लेन और तीसरे वाला ब्रह्मपुत्र प्लेन। व्हाई आई एम सेइंग दिस? क्योंकि भाई साहब 3 रिवर की जो बात है, आप इसमें 3 रिवर का इंटरप्ले पाएंगे। 3 रिवर जो अपना खेलते खालते चल रही है, क्या टेंशन है। इस एरिया में अपना क्या है, इंदस रिवर का भड़कंप है। इस एरिया में क्या है, गंगा रिवर का हिसाब किताब है। और जो ईस्टर्न एरिया है वो क्या है, उसमें ब्रह्मपुत्र का हिसाब है। उसमें ब्रह्मपुत्र का हिसाब, ये तो मैंने रफ फिगर बताया से, आप देखेंगे तो मैप में थोड़ा और अच्छा दिखेगा। ये तो ऐसे ही है। तो जो वेस्टर्न पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन का इज रेफर्ड टू एज द पंजाब प्लेन। तो वो जो एरिया था जो आप देख रहे थे सिंधु वाला, ये जो दिख रहा है आपको, किधर गया, ये जो एरिया दिख रहा है ये आपको दिख रहा है पंजाब प्लेन। पंजाब प्लेन वाला एरिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे ज्यादा ही आगे आ गए। फॉर्म बाय द इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, क्योंकि वहां पे इंदस है उसकी ट्रिब्यूटरीज की वजह से बना है। द लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन इज लाइज इन पाकिस्तान। यही मैंने आपको बताया कि जो सिंधु प्लेन, सिंधु नदी की वजह से जो पंजाब प्लेन बना है उसका ज्यादातर हिस्सा पाकिस्तान की तरफ चला गया है। पहले बंटवारे से पहले हमारे पास था, बट ड्यू टू बंटवारा उधर जा रहा। नेक्स्ट बात करते हैं बीच के हिस्से की। गंगा प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन द घग्गर एंड द तीस्ता रिवर। अब अगर आप ऐसे देखेंगे तो घग्गर गंगा से पहले मिल रही है आपको, ऐसा है ना, ऐसा आपको जो मिल रही, तो वहां से लेके तीस्ता ऐसे बांग्लादेश तक आपको जो है ये नदी देखने को मिल जाएगी। उसके बीच का जो हिस्सा है उसे गंगा प्लेन कहते हैं। गंगा प्लेन कहां है, बिटवीन द घग्गर एंड तीस्ता रिवर के बीच में है, क्योंकि गंगा बीच में है, घग्गर ऊपर, गंगा प्लेन किसके बीच में है, घग्गर एंड तीस्ता रिवर के बीच में है। कहां फैला हुआ है ये, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, दिल्ली पंजाब में तो नहीं है, पंजाब में तो वो है, यूपी, बिहार, पार्टली कुछ हिस्सा झारखंड और कुछ हिस्सा वेस्ट बंगाल में भी है। ईस्ट की तरफ क्या बच गई, ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सा इलाका, वही अरुणाचल प्रदेश, दिहांग वाला उधर इलाका। तो ईस्ट में जो है असम की तरफ अगर बात करें तो इट लाइज द ब्रह्मपुत्र प्लेन की बात कर लेते हैं, वहां पर ब्रह्मपुत्र नदी का है। अभी हम डायग्राम के थ्रू पूरा समझ के आए हैं। तो 3 प्लेन हमने पढ़ लिए बच्चों। कौन कौन से 3 प्लेन होते हैं आप सभी के सामने हैं, चलिए पढ़ लेते हैं। 3 प्लेन आप सभी जानते हैं, ये राजस्थान है तो इधर से इधर पंजाब है। ये अपर गंगा लोअर गंगा नहीं करने का, ये पूरा एक गंगा प्लेन है बस। इधर जो बच गया ये जो है वो अपना ब्रह्मपुत्र प्लेन है। सो दीज आर दी 3 प्लेन्स। सेंट्रल वाला कौन सा है बच्चों, गंगा प्लेन। सबसे वेस्ट की तरफ पंजाब प्लेन एंड ईस्ट की तरफ ब्रह्मपुत्र प्लेन। सो पीजीबी पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो सो यही प्लेन्स आपको याद करने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बढ़ ही रहे हैं हम धीरे धीरे, आप भी बढ़ते रहे और अपनी क्लास में पढ़ते रहे। यही हमारी कोशिश है कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत जरूरी है और पढ़ाई करते रहे भाई साहब। जितने भी क्लास में आपको लेक्चर कराया जा रहा है पूरे ध्यान से समझिएगा। अभी तक उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन रिलीफ फीचर्स, रिलीफ फीचर मतलब कहीं पर माउंटेन है, कहीं पर प्लेट्यू है, कहीं पर कोस्टल प्लेन है, कहीं रिवर है, कहीं आइलैंड है, कुछ ऐसा जो डिफरेंस है फिजियोग्राफिक डिवीजन में, नॉर्दर्न प्लेन्स को हम और 4 रीजन में डिवाइड कर सकते हैं। फिजियोग्राफी बेस पे, रिलीफ फीचर बेस पे हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। जो रिवर है आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स डिपॉजिट पेबल्स इन अ नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 10 किलोमीटर या 8 to 16 किलोमीटर तक ये जाती है। माउंटेन रिवर से आ रही है, माउंटेन जो रिवर से आ रही है अपने साथ कंकड़ मिट्टी पत्थर ला रही है, कहीं तो डिपॉजिट करेगी, कहीं तो डिपॉजिट करेगी। 8 से 16 किलोमीटर की एक चौड़ाई में एक डिपॉजिट करती है जो कि शिवालिक रेंज के पैरेलल चलती है। शिवालिक रेंज के पैरेलल आप समझ सकते हो, जो नीचे वाली रेंज है इसके पैरेलल ये चल रहे हैं। 8 से 16 किलोमीटर का डिस्टेंस बनाकर उसकी चौड़ाई पे ये लोग चल रहे हैं। इसमें पत्थर है, पेबल्स है, इसमें पत्थर है, ठीक है। इसको ही हम क्या कहते हैं, भावर कहते हैं। तो भावर में बेसिकली क्या मिला, पत्थर, पेबल्स मिले। यहां पर आकर सारी स्ट्रीम्स जो डिसअपियर हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं,
भाई बिल्कुल हो जाएंगी, समझा देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मुझे एक बात बताओ, ये इतने इतने मोटे मोटे पत्थर ऐसे ऐसे होते हैं वहां पे, ऐसे ऐसे पत्थर हैं, इसमें से अगर पानी निकल भी गया तो आपको कहां मिल रहा है देखने को, इसका तो नीचे निकल जाएगा, तो सिर्फ पत्थर नजर आएंगे ना, पानी तो इनके बीच में जगह बना के निकल जाएगा। आप उत्तराखंड जाइए, ज्यादा दूर मत जाइए, जब आप लक्ष्मण झूला उस तरफ जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा पहाड़ में, आपको तो पानी जब नजर आए जब ऊपर खड़े हो, आप अच्छे किसी हाई उसमें जाइए पेबल एरिया में, तो आपको ना पहाड़ नजर आएंगे बड़े बड़े, आपको वहां पानी नजर नहीं आएगा, पानी उनके नीचे निकल जाएगा, आपको दिखेंगे सिर्फ पहाड़ जैसे छोटे छोटे वो जो पत्थर होते हैं, मोटे मोटे पत्थर होते हैं। तो हम उस एरिया को कहते हैं, जैसे ये है इनके बीच से पानी है, जैसे अब यूं यूं निकल जाएगा, ये तो छोटे छोटे छोटे, फिर भी इनमें भी नहीं नजर आएगा। मैं सही बताऊं तो पानी इतना साफ होता है, इनमें से जगह ढूंढ ढूंढ के अपना चलता रहेगा, आपको दूर से नजर आएंगे सिर्फ पेबल जैसे अब नजर आ रहे हैं। या फिर इनके बीच से आप चले जाओगे, ये निकल गया पानी, तो भी आपको नजर नहीं आएगा, आपको तो मोटी चीज नजर आएगी। अरे हमारी आंखों को आदत है, इतना छोटा छोटा कौन देगा, चींटी थोड़ी है। तो ये से कहते हैं भाबर। भाबर से नीचे जब जाओगे, क्योंकि अभी कंकड़ है, अब इन कंकड़ों को जब पानी पार करके जाएगा, फिर कंकड़ तो नहीं आएंगे, अब आएगा पानी, यानी अब आपको वाटर नजर आएगा। वाटर वाला जो एरिया उसको कहते हैं तराई। इसी बेल्ट के साउथ में, मतलब क्यों इसके बेल्ट के साउथ में, मतलब ये भाबर है, इसके ऊपर क्या है, शिवालिक है, इसके साउथ में क्या है, तराई है, इसके साथ में फिर आप देखोगे खादर बांगर, आपको बांगर और खादर नजर आएंगे, उसके नीचे फिर ऐसा ऐसा नजर आएंगे। ठीक है, तो इसके साउथ में, भांगर के साउथ में जो आप देख रहे हैं, सॉरी जो आप ये जो आप कला देख रहे हैं भाई साहब, भाबर के जो आप साउथ में देख रहे हैं, इसके साउथ में आ रहा है, इसके ऊपर शिवालिक, इसके नीचे भाबर, उसके नीचे क्या, तराई। इसके आप नीचे आएंगे तो आपको ये गीला, स्वयंपी, दलदल, मार्शी, चिपचिपा, ठंडा मौसम एरिया मिलेगा, जहां पर खेती बहुत अच्छे से कर सकते हो, उसे तराई कहते हैं। ये बहुत ही जंगल यहां पे आपको देखने मिलेगा, जहां पर बहुत आपको वाइल्ड लाइफ देखने को मिल जाएगी, पेड़ पौधे, जीव जंतु सब देखने को मिल जाएंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, पानी जो मिल गया है। यहां पे ऐसा लोग खेती किसी ट्राइबल एरिया में करते नजर आएंगे, क्योंकि पानी की कोई कमी नहीं है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें, इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एलुवियम। जिस हम 2400 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, उसमें जो मैक्सिमम पार्ट है वो बना है ओल्डर एलुवियम से। देखो मिट्टी तो मिट्टी है, ओल्डर हो न्यू हो ये तो बात दो अलग है। एलुवियल सॉइल से बना है, ये हम पढ़कर आए हैं, और नॉर्दर्न प्लेन्स एलुवियल सॉइल से ही बना है। और जो एलुवियल सॉइल है उसके दो पार्ट हैं। एक वो मिट्टी जो बहुत पहले से जमा हो गई, जहां पे रिवर जाके रोज वहां पे पानी अपना नहीं फैलाती है। एक वो हिस्सा है जो मिट्टी के साथ, पानी के साथ जो मिट्टी चली जा रही है, क्योंकि रिवर ऊपर से आते हैं से रुकने को रही, पानी में जो मिट्टी है वो भी रुकने को रही। पानी चलता रहेगा, मिट्टी चलती रहेगी, जब तक वो ताजा ताजा मिट्टी चलती रहेगी, उसे जो हम क्या कहते हैं, खादर कहते हैं, न्यू फर्टाइल सॉइल कहते हैं, उसे न्यू एलुवियल सॉइल कहते हैं। और जो मिट्टी कभी जम गई, ऊपर से नदी कभी लाई थी, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम भांगर कहते हैं। इसमें क्या मिलेगा आपको, कैल्शियस डिपॉजिट मिलेंगे, जो कैल्शियम वाले ऐसे डिपॉजिट मिलेंगे जिसमें ज्यादातर आपको क्या मिलते हैं, कंकड़, जिन्हें हम कहते हैं, जिन्हें हम कंकड़ कहते हैं। कंकड़ क्या होता है, खा के देखिए, कैल्शियम उसी के तो बने होते, ऐसे उसी के बने, तो उसे हम, उस एरिया को हम भांगर कहते हैं। जो नया है, जवान है, अभी अभी जुड़ा है प्लेन एरिया में, उसे खादर कहते हैं। सो खादर इज मोर फर्टाइल देन भांगर। सो इट रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर। हर साल जब मिट्टी ऐसे चेंज होनी तो भाई साहब सही है। अब किसी की स्किन अगर हर साल बदलेगी तो वो तो जवान रहेगा ना, कभी बुढ़ा किधर से होएगा। बुढ़ा तो एक बार स्किन आई, कभी जवानी में, अभी फिर बुढ़ापा, फिर मृत्यु। तो भाबर ऐसे ही चल रहा भाई, भांगर का भी ऐसे है। तो खादर भांगर में आपको यही फर्क है। सबसे बड़ा तो आप समझ लीजिए, भांगर जो है वो ओल्ड है, नॉट फर्टाइल है, मतलब इतनी ज्यादा फर्टाइल तो नहीं है, नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। वहीं अगर हम खादर की बात कर लें तो इट इज हाईली सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, बिकॉज इट रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड दस आइडियल फॉर एग्रीकल्चर, इंटेंसिव एग्रीकल्चर। सीधी सी बात है, आपके सामने एक डायग्राम है, ऊपर से नदी निकलती है, पानी बहता है, कंकड़ जमा होते हैं, भाबर कहलाता है। फिर उसके बाद पानी निकल के आता है, उसे तराई कहते हैं। उसके बाद जो एरिया है ये आपको खादर मिलेगा, क्योंकि ये एरिया का अभी न्यू वाला एरिया है, जो पुराना हो गया है। कभी यहां पर रिवर हुआ करती थी, ऐसे फैल के आ रही होगी मान लो, तो ये मिट्टी तो जमा हो गई, तो ये पुरानी मिट्टी है, इसके कॉर्नर से ये बहाता रहेगा, मिट्टी जाती रहेगी, और ये खादर एरिया में काउंट होता रहेगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बताइए, समझ में आ गया? जब आप इस लेक्चर को पढ़ रहे हैं तो ध्यान से थोड़ा सा याद से पढ़िए, मजेदार चैप्टर है, मजा आ रहा है मेरे को भी, आपको भी, दोनों को आएगा। चलिए, दोनों को आ रहा है मजा, चलते हैं आगे। अब आते हैं हम तीसरे टॉपिक पर, अपने पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो बहुत खुशी खुशी के साथ हमने जो अपने दो टॉपिक को खत्म कर लिया, यानी कि नॉर्दर्न प्लेन्स को एंड हिमालय माउंटेन्स को, दो खत्म कर चुके। तीसरे पर हमें, तीसरा इज पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात कर लेते हैं। पेनिनसुलर आपने वही एरिया है, आप देख रहे हैं जो इंडिया के ऐसे, ये जो छोटा, ये जो दिखता है सेंट्रल हाईलैंड, और ये जो डेक्कन प्लेट्यू दिखता है ये वाला, जिसमें आपका बुंदेलखंड, बंगेलखंड, छोटा नागपुर प्लेट्यू, पेनिनसुलर पूरा प्लेट्यू, आपको ये पूरा दिख जाता है। वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट वाला ये पूरा एरिया जो दिख रहा है,
इस वाले एरिया के बीच में आपको जो दिख रहा है वो डेक्कन प्लेट्यू आपको दिख गया है। पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या है? एक टेबल लैंड है भाई। पहली बात यह है कि प्लेट्यू होते ही ऐसे हैं, ऐसे होते हैं टेबल की तरह। टेबल लैंड मतलब लैंड से थोड़े से उठे हुए टेबल की तरह दिखते हैं, टेबल लैंड है। ये ट्रिक बना लो। माउंटेन्स की तरह ऊंचे नहीं, हिल्स की तरह ऊंचे नहीं, उनसे थोड़े नीचे, पर जमीन पे भी नहीं है, जमीन से उठे हुए हैं, तो टेबल लैंड होते हैं। ये किससे बने? ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक से बने, पिछली कई पुरानी मिट्टी से बने हैं। इग्नियस रॉक्स है जो लावा से निकल के बनी होती है। मेटामॉर्फिक जो अब धीरे धीरे हीट टेम्परेचर के कारण अब कुछ ना कुछ नई मिट्टी कुछ रूप में आ रही है, तो ऐसे बनी है। पेनिनसुलर प्लेट्यू ऐसे बना है। इट वॉज फॉर्म्ड कैसे बना? जब एक जो गोंडवाना लैंड है जो अपने आप से अलग हुई, ड्रिफ्ट, उसमें कुछ एकदम एस्केलेशन हुआ, एकदम एक वाइब्रेशन हुआ, वो अलग हुई। उसके बाद जो है जब गोंडवाना लैंड से जो हमारा इंडियन वाला जो गया है हिस्सा टूटकर, जो नीचे से गोंडवाना लैंड से गया है, उसके बाद ही हमारा जो है ये पार्ट निकलकर हमारा जो बना, इसीलिए उस हिस्से को आप देख सकते हैं कि ये उसी के हिस्से से आया, तो उसी का पार्ट है जो कि ओल्डेस्ट लैंड मास है, बहुत ही पुराना, 600 मिलियन साल पहले कुछ, आई थिंक ऐसा ही कुछ है, कंफर्म कर देना प्लीज। उतने पुराने से बनाए, तो उतना पुराना है तो भाई साहब ओल्डेस्ट लैंड मास, इसलिए जो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू कहलाता है। ये रहा आपका गोंडवाना लैंड। ये पूरी पहले एक थी, यहां से टूटा, अफ्रीका से ऐसा अलग होके, इंडिया अलग होके, फिर इधर आके जुड़ जाता है। फिर आप देखेंगे ये तो सब है ही अलग, ये भी इधर ऐसा घूम घूम के ऐसा चेंज हुआ है, उसी से अलग होके आए हैं। डोंट वरी, टेंशन भरने की कोई बात नहीं है। ये प्लेट्यू जो है इसके दो बड़े बड़े डिवीजन है, जिसमें एक सेंट्रल हाईलैंड है और एक डेक्कन प्लेट्यू है। मैंने आपको बता दिया है कि भाई सेंट्रल हाईलैंड वाला ऊपर का जो एरिया है, साउथ ऑफ नहीं नर्मदा रिवर से ऊपर वाला एरिया वो है, और साउथ ऑफ जो नर्मदा है वो डेक्कन प्लेट्यू है। ठीक है, नर्मदा रिवर ऐसे जो है मध्य प्रदेश के यहां से ऐसे चल रही है अपनी भाई साहब, मतलब ऐसी अमरकंटक हिल्स, यहां से नर्मदा जाती है, ऐसा तापी जाती है। इसके ऊपर जो है ये जो हिस्सा है छत्तीसगढ़ झारखंड तक, ये सेंट्रल है, ये सेंट्रल हाईलैंड है क्योंकि सेंट्रल में है, और ये जो हिस्सा है वो डेक्कन प्लेट्यू है। आ जाते हैं, द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा, तो ये नर्मदा है, इसका नॉर्थ ये है, कवरिंग अ मेजर पोर्शन एरिया ऑफ मालवा प्लेट्यू इज नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं उसे। ये मैं आपको अभी डायग्राम में वहां पे बता ही दिया है, इसे सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं। सेंट्रल हाईलैंड जो है वो वाइडर है, चौड़ा दिखेगा आपको, क्योंकि इसके एक्चुअल में ऐसे बना होता है ये, तो इट इज वाइडर इन वेस्ट एंड नैरोवर इन ईस्ट, ये आपको देखने को मिल जाएगा। जो इसका ईस्ट वाला एक्सटेंशन है इस प्लेट्यू का, उसे हम बुंदेलखंड और बघेलखंड कहते हैं, क्योंकि इसके यहां पर आपको जो है ये दो जगह मिल जाएंगी, बुंदेलखंड और बघेलखंड, ये दो मिल जाएंगे। छोटा नागपुर प्लेट्यू आओगे बिल्कुल ऐसा ईस्ट में ये मिलेगा, जो कि इसकी सबसे ईस्टवर्ड बाउंड्री है सेंट्रल हाईलैंड की। सेंट्रल प्लेट्यू वाला सेंट्रल जो हाईलैंड है उसकी जो सबसे ईस्ट वाली बाउंड्री है, और उस हिस्से में आपको एक रिवर मिलेगी जिसका नाम है दामोदर रिवर। अगर कल को आपको पूछ ले जाए व्हाट इज द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड, तो आप बोलना छोटा नागपुर प्लेट्यू। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ड्रेन दैट एरिया, तो बोलना दामोदर रिवर उस एरिया में बहती है। तो ये आपके सामने आपका चार्ट है, मैप है, इसमें आपको बता देते हैं क्या है भाई साहब, देख लीजिए, देख लीजिए आप लोग। तो ये रही आपकी ऐसा नर्मदा रिवर, मैं यहां पे ही बता देता हूं, ऐसा नर्मदा रिवर, ठीक है, नर्मदा रिवर है। नर्मदा रिवर के ऊपर ऊपर जो ऐसा हिस्सा जा रहा है ये आप देख रहे हैं, ये ऐसे, ये तो खैर चलो मैंने चौड़ा ऐसे बना दिया है, अदरवाइज आप ऐसे कर सकते हैं थोड़ा सा बताने के लिए। छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ये ईस्टर्न मोस्ट है, यहाँ से ऐसा आपकी दामोदर रिवर जा रही है। इसके नीचे जो एरिया आप देख रहे हैं, ये जो एरिया आपका जा रहा है इसके साउथ में, ये डेक्कन प्लेट्यू है ना, ये मैंने बता दिया, ये बुंदेलखंड है, ये बघेलखंड है, ये बुंदेलखंड है, ये बुंदेलखंड है, ये मालवा प्लेट्यू है। ये आपके सामने आपका चार्ट में आप देख ही पा रहे होंगे, देख रहे हो नहीं देख रहे हो, आप देख ही पा रहे होंगे भाई साहब, ये है। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ, उम्मीद है कि आप इस चार्ट को देख पाएंगे, समझ पा रहे होंगे। समझ लीजिएगा बच्चों, बहुत आसान है, टफ नहीं है, बहुत आसान है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। डेक्कन जो प्लेट्यू है वो ट्रायंगुलर लैंड मास है, बिल्कुल है, देख लीजिए ट्रायंगुलर लैंड मास है, बिल्कुल करेक्ट बात है, सर ने सही बताया है। साउथ ऑफ रिवर नर्मदा में है, देख लीजिए नर्मदा रिवर ये रही, और इसके साउथ में है, ऑब्वियसली ये है। चलो आगे देखते हैं। डेक्कन प्लेट्यू इज हायर इन वेस्ट एंड स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड। हायर इन वेस्ट का मतलब आप समझ सकते हैं, हायर इन वेस्ट का मतलब ये इधर से ऊंचा है, और ये धीरे धीरे जो एक्चुअल में ये लाइन है ये आपकी फिर ऐसे स्लोप करता है ईस्ट की तरफ। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो ईस्टर्न घाट मिलेंगे ना, उसमें से ऐसे रिवर गोदावरी कावेरी कृष्णा से जाएंगी, तो ये जो ईस्टर्न घाट है आप आगे पढ़ोगे, ईस्टर्न घाट जो है डिसेक्टेड है, कटा हुआ है, छटा हुआ है, ऐसे रिवर बीच में से जंप मार के गई है, इसको डिस्टर्ब करके गई, पर इधर नहीं है, क्योंकि ये रिवर ऐसा ऊपर से निकल गई, तो ये अपना ऐसा डिसेक्टेड नहीं होता, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस रेंज, लगातार है, कोई नदी इसको काट नहीं रही है। जो नदियां इधर बह भी रही है तो वो इस रास्ते से ऐसे बह रही है, मतलब सेफ रहने का टेंशन नहीं है। तो ये एरिया है, चलते हैं इसकी तरफ। डेक्कन प्लेट्यू ईस्ट की तरफ जाता है झुकते हुए, ये हमने देख लिया है। एन एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू इज आल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट, लोकली नोन एज मेघालय, कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू एंड नॉर्थ कासर हिल्स। तो आप जब उस तरफ जाएंगे तो आपको और जो हिल्स है, जो ये वाले जो एरिया दिख रहे हैं आपको, नॉर्थर्न सरकार, ये सब भी आपको दिखेंगे, बट इसका पार्ट नहीं,
ऐसा आपको ये हिल्स जो आपको ईस्टर्न पार्ट में आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो आपको दिख गया डेक्कन प्लेट्यू का जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है। अगर और जाते हैं नॉर्थ ईस्ट साइड, नॉर्थ ईस्ट मतलब आपका ये वाला जो एरिया जाते हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, ऐसे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इट इज सेपरेटेड बाय अ फोल्ड फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू, मतलब अगर हम ये कह दें कि ये जो ऐसा प्लेट्यू है, इसके बीच में जो सेपरेशन है वो किस वजह से आता है भाई साहब? अगर आप उधर जाएंगे, इसके बीच में जो सेपरेशन आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहां पर आपको 3 ऐसा मिलेंगी हिल्स जिसका नाम गारो, खासी एंड जयंती आपको देखने को मिलेगा। सो आप ये कह सकते हैं कि ये प्लेट्यू जो है ये उधर और एक्सटेंशन हो सकता था, उधर और एक्सटेंशन हो सकता था इसकी तरफ, बट इट इज सेपरेटेड बाय फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू, वो हो गई है। और यहाँ पे जो 3 रेंजेस हैं वो आप देख सकते हैं, गारो, खासी एंड जयंतिया, ये आपके सामने मैप में भी है। गारो, खासी, जयंतिया बच्चों ये रही गारो, खासी, जयंतिया। मतलब कि देखो आप, फॉल्ट तो है भाई साहब, गैप है, हिल्स है, यहाँ पे पहाड़ है, यहाँ पे फिर ऊपर से ये रिवर भी तो है, ब्रह्मपुत्र भी काटती है उन इलाकों को। ब्रह्मपुत्र भी तो ऐसे ड्रेन करके ऐसे बांग्लादेश में जाकर काटा और फिर नीचे अपना ऐसे आ जाती है। सो ये हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, गारो, खासी, जयंतिया मेघालय में है। ठीक है, द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट मार्क्स द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न बाउंड्री, बिल्कुल मार्क करते हैं, क्योंकि आप ऐसे देखेंगे तो आपके इस तरफ वेस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न बाउंड्री है, ये ईस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ किसकी? प्लेट्यू की, ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू या डेक्कन प्लेट्यू के पार्ट ये है। ये द वेस्टर्न घाट्स आर द हायर देन द ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट हायर है ईस्टर्न घाट से, क्योंकि आपको उस तरफ झुका हुआ मिलेगा, किस तरफ? ईस्टर्न की तरफ। वेस्टर्न घाट उठा हुआ मिलेगा, ईस्टर्न घाट झुका हुआ मिलेगा। इनकी जो एवरेज एलिवेशन 900 से 16 मीटर के रहती है, जबकि ईस्ट में वो जो है यानी नॉर्थ ईस्ट वार्ड जो है, मतलब ईस्टर्न घाट जो है उनकी है जो हाइट है 600 मीटर तक है। ईस्टर्न घाट्स आर डिसकॉन्टिन्यूअस एंड इरेगुलर एंड डिसेक्टेड बाय रिवर। तो आप ये समझ सकते हो कि मैंने क्यों बताया ये, क्योंकि ईस्टर्न घाट की तरफ नदियां हैं, महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा है, उस तरफ नर्मदा, तापी है, जो कि उस तरफ बह रही हैं, वेस्ट से इधर निकल के ईस्ट में जाती हैं, बट वो उधर ही उधर ऊपर चली जाती हैं और इन पहाड़ों को नहीं काटती हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। वेस्टर्न घाट की हाइट की बात करें, दैट प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ की तरफ जो इंक्रीज करती मिलेगी। हाईएस्ट पीक जो है वो अनायमुदी आपको देखने को मिल जाएगी। इधर साउथ की तरफ ऐसे आओगे तो इधर आपको इधर अनायमुदी मिल जाएगी। दोडा बेटा पीक आपको मिल जाएगी। महेंद्रगिरी ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट की तरफ। वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू इज द ब्लैक सॉइल। अब यहां पर एक ये है कि ये तो चलो हाइट होगी, मैप का क्वेश्चन है, वो मैप में आपको मैंने बता चुका हूं, वहां पे वो है आपके सामने, अनायमुदी, दोडा बेटा एंड महेंद्रगिरी, वो आपको मिल जाएगा, मैप में कई जगह पे आ गया है। इस एरिया को हम डेक्कन ट्रैप भी कहते हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू वाले एरिया को, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलती है। हुआ क्या कि ऐसा लावा बनते बनते जब काला जमाव होता रहा, नदी आती गई, तो इस पानी, इस मिट्टी का जो है ऐसा इरोजन होता रहा, तो ये मिट्टी फैल गई उस प्लेट्यू एरिया पे, तो इसलिए वहां डेक्कन ट्रैप हो गया, काली मिट्टी का ट्रैप बिछ गया। तो इसे ब्लैक सॉइल वाला एरिया भी कहते हैं, यहाँ पे ब्लैक कॉटन सॉइल अच्छे से इसको नाम से जाना जाता है। बात कर लेते हैं अरावली हिल्स की, जो हमारी एक हिल्स वेस्टर्न साइड पे है, तो ये वेस्टर्न मोस्ट पार्ट और नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन को कवर करती हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू के, क्योंकि उसी के हिस्से में आती हैं ऐसे। दीज आर द हाईली रोडेड हिल्स एज फाउंड एज ब्रोकन हिल्स, सबसे ज्यादा ब्रोकन है, क्योंकि इधर से कई सारी जो आपको नदियां मिलेंगी वो उधर गई हैं पाकिस्तान की तरफ, तो वो तोड़ के ले गई हैं। कहां से एक्सटेंड होता है? फ्रॉम दिल्ली टू गुजरात इन अ साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ऐसे से ऐसे चलती हैं, मतलब ऐसे खड़ी चलती हैं ऐसे। ये है हमारे अरावली हिल्स की सच्चाई। बात कर लेते हैं भारत के एकमात्र राजस्थान, मतलब अपना रेगिस्तान, इंडियन डेजर्ट की बात कर रहे हैं, तो ये एरिया में सबसे कम बारिश होती है, लगभग 150 mm से भी कम बारिश यहाँ पे होती है। यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो एरिड रहता है, सूखा रहता है, नमी नहीं रहती है, पानी नहीं है तो नमी कहां से होगी? विद लो वेजिटेशन, कम ही यहाँ पर पैदावार होती है। यहाँ पर नदियां जो हैं, स्ट्रीम्स जो सहायक हेल्पफुल छोटी मोटी धाराएं हैं, वो बारिश हो तो नजर आ जाती हैं, पर बारिश ना हो तो मिट्टी उन्हें दबा लेती है, क्योंकि एक तो गर्मी है, सूरज कुछ पानी को ऐसा एवोपरेट कर देता है, कुछ मिट्टी पी जाती है, तो पानी है ही नहीं, तो गर्मी भाई साहब आप समझ सकते हैं कितनी रहेगी। तो जब बारिश हुई तो कुछ स्ट्रीम्स नजर आ गई, बारिश नहीं हुई तो कुछ नजर नहीं आया। सो लूनी इज दी ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन, एकमात्र नदी जो राजस्थान में सबसे बड़ी है उसे हम लूनी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम लूनी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम लूनी रिवर कहते हैं। और लूनी रिवर इस एरिया की सबसे बड़ी एकमात्र नदी है। कहां पे? राजस्थान में। तो ये आप देख रहे हैं, ये कुछ पोजीशन आपको देखने को मिलेंगी, मैं इसमें आपको बता देता हूं क्या है। एक्चुअल में आप देख रहे हैं ये रेत यहां से उड़ा और उड़कर यहाँ पे जो इसने ये ऐसा टिले से बना लिए, ये जो टिले आपको डिजाइन ये जो दिख रही हैं, ये आधे चांद की तरह है, क्रेजेंट मून टाइप पोजीशन जो आपको दिख रही है, क्रेजेंट मून की तरह जो शेप दिख रही है, ये आपको आधे चांद की तरह, इसे हम कहते हैं बर्चन्स।
क्या कहते हैं, बर्चन। जब ऐसे आधे चांद की तरह शेप बने इसे बर्चन्स कहते हैं। और एक मिट्टी होगी जो शू शू करके ऐसे उड़ रही होगी, ऐसे ऐसे धाराएं सी बनती नजर न जाने इनमें कौन सा कीड़ा दौड़ रहा है, इसे हम लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स कहते हैं। इन्हें हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स कहते हैं। बहुत आसान है, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स कहते हैं, बहुत आसान है। ऐसे ऐसे चलती हैं तो लॉन्गिट्यूडनल, और अगर ऐसे चांद की तरह ऐसे जमाव करती रह जाए तो बर्चन्स कहते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा और आप लोग इस क्लास को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर भी रहे होंगे, ठीक है ना, कर रहे होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा द कोस्टल प्लेन्स। क्या टॉपिक है बच्चों हमारा नेक्स्ट, द कोस्टल प्लेन्स। तो कोस्टल प्लेन्स की तरफ आते हैं तो आप सभी जानते हैं कोस्टल एरिया कहां है भाई साहब, कहां है बता दीजिए। ये वाला जो है आपको पता है यहां पर भाई साहब पानी है। पानी तो ब्लू से बनाऊंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए भाई, पानी ब्लू से बनना चाहिए। ये वाला आप एरिया जानते ही हैं, इधर इधर पानी है, बस अब समझ लेना इसके उधर पानी है यार। ज्यादा पानी हो जाएगा तो ब्लैक बोर्ड खराब हो जाएगा, पानी से ऐसा खतरा हो सकता है, इलेक्ट्रिक बोर्ड है, ठीक है। इधर पानी पानी है। चलो अब क्या है कि ये वाला जो जोन है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पार्ट है ये है ईस्टर्न घाट्स, ये आपका ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। ये जो है आपका वेस्टर्न घाट्स, ये जो इसके कॉर्नर है, ये जो इसके कॉर्नर है, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये है एक्चुअली पिंक वाले हैं आपके, इधर दिखेगा नहीं, पिंक वाले आपके कोस्टल प्लेन्स, क्योंकि समुद्र तट के किनारे हैं, प्लेन मतलब जमीन है, तो कोस्टल प्लेन्स है। इधर भी कोस्टल प्लेन्स है, ये दोनों कोस्टल प्लेन्स है। क्योंकि इसके बाहर जो आप अगर आप देखेंगे तो आपको यहां पर नजर आएगा भाई साहब क्या, अरेबियन सी, और यहां पर नजर आएगा बे ऑफ बंगाल। तो यहां तो समुद्र है, इसके इस तरफ जो है पानी है। तो ये जो है आपका वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट, अब यहां पर भी जो पॉइंट आपको देखते हैं, कई बार बोलते हैं कि भाई वेस्टर्न कोस्ट क्या है, तो वेस्टर्न कोस्ट कुछ नहीं है, ये जो वेस्ट के इस साइड जो कोस्ट है इन्हीं को हम वेस्टर्न कोस्ट भी कह देते हैं, कोस्टल प्लेन वाले एरिया को। जो कोस्टल प्लेन है उसको वेस्टर्न कोस्ट कह देते हैं, वेस्ट साइड है तो, ईस्ट साइड है तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कह देते हैं। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान चीज है, सिंपल सी भाषा है। पेनिनसुलर प्लेटू जो डूबा हुआ द स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप है, वहां पे कोस्टल स्ट्रिप बनी हुई है, ये हमने अभी पढ़ लिया ऐसे करके। रनिंग अलोंग द अरेबियन सी से लेकर और बे ऑफ बंगाल तक जो है वो बहती हैं। किधर गया देख लीजिए, अरेबियन सी से लेकर बे ऑफ बंगाल तक ये बह रही है, बह रही है ना, बह रही है। सो वेस्टर्न कोस्ट जो है सैंडविच है बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी। लीजिए भाई साहब देख लीजिए, वेस्टर्न कोस्ट ही रहा, ये सैंडविच है मतलब ये दबा हुआ है, क्यों, ये रहा वेस्टर्न घाट, वो उधर है, इधर अरेबियन सी है, बीच में क्या है बच्चों, वेस्टर्न कोस्ट। तो वेस्टर्न कोस्ट किसके बीच में दबा हुआ है, वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी। वहीं ईस्टर्न कोस्ट किस तरफ दबा हुआ है, ईस्टर्न घाट एंड द बे ऑफ बंगाल। बहुत सी सिंपल सी बात है, क्या ही है भाई साहब, क्या डिफिकल्ट है यहां पे बताइए। कुछ भी किसी बच्चे को डिफिकल्ट लगा कि वेस्टर्न कोस्ट क्या है और किधर दबा हुआ है, भाई साहब लीजिए दबा हुआ देख लीजिए, तो ये क्लियर है। नॉर्दर्न पार्ट जो इस कोस्ट का है उसे हम कोणकण कहते हैं, क्योंकि आप देखेंगे अगर इस एरिया में जाएंगे, मैं तो एक रफली बता रहा हूं, मैं पहले ही बता दूं, अगर आप ऐसे देखेंगे तो यहां से यहां तक आपको एक एरिया नजर आएगा जिसे आप क्या कहते हैं, कोणकण कहते हैं। उसके बाद ऐसा गोवा के बाद से ऐसा इधर जाएंगे तो आपको कन्नड़ कहते हैं, और सबसे नीचे तमिलनाडु वाले हिस्से को मालाबार कहते हैं। ईस्ट में जाएंगे तो इस हिस्से को उड़ीसा से आंध्र प्रदेश तक को इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं भाई साहब नॉर्दर्न सरकार कहते हैं। और नीचे के हिस्से को देखेंगे तो आप इसे क्या कहते हैं, कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं, कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। बस इतनी सी बात है, क्या है, अरे कोस्टल एरिया खत्म। तो कोणकण मुंबई गोवा, सेंट्रल कन्नड़ कर्नाटका वाला दिख गया, वाइल द साउथर्न जो है वो मालाबार कोस्ट है, ये मैंने आपको बता दिया। सेंट्रल कोणकण, कन्नड़, मालाबार, नॉर्दर्न सरकार एंड कोरोमंडल कोस्ट, तो आपको यही देखने को मिलेगा। द प्लेन्स अलोंग द बे ऑफ बंगाल, जो बे ऑफ बंगाल की साइड है उसमें दो पार्ट है, नॉर्दर्न सरकार एंड जो कोरोमंडल कोस्ट। अब क्या है, ईस्टर्न घाट का नॉर्दर्न पार्ट क्या है बच्चों, ऊपर का तो बोलना नॉर्दर्न सरकार, कंफ्यूज मत होना। ईस्टर्न पार्ट का नॉर्दर्न पार्ट नॉर्दर्न सरकार, साउदर्न प्लेन वाला पार्ट कोरोमंडल
कोस्ट, यही लिखा हुआ है। यहां पर जो आपको बड़ी बड़ी नदियां हैं, महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ये यहां पर डेल्टा बनाती हैं। ये जो रिवर है गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, महानदी, ये सब डेल्टा बनाती हैं। किस साइड बनाती हैं? बे ऑफ बंगाल की साइड बनाती हैं। उधर से लाल आके पानी इधर भाएंगी, इधर मिट्टी अपने सामने छोड़ती है, फिर पानी ऐसे डेंड्रिटिस टाइप, ये सब पेड़ों की रूट जैसी डिजाइन बनती है और पानी जाके मिल जाता है बे ऑफ बंगाल में। बट मुंह अपने जहां से मिलती है मिट्टी, जब अपना लैंड छोड़ती है और ओशन में मिलने को होती है, उससे बीच में अपने सामने ऐसा मिट्टी फैला देती है, उसे डेल्टा कहते हैं और कुछ नहीं कहते हैं। टेंशन इतनी लेनी नहीं है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बताइए भाई साहब, समझ में आया कि नहीं आया? बताइए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा ना। कोई टेंशन, कोई डाउट, कोई तकलीफ तो प्लीज बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए भाई साहब, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से आइए, जल्दी से बताइए। किसी को डाउट है तो जल्दी से बताइए। चलिए, कोई डाउट नहीं है, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो नॉर्दर्न सरकार, ये मैंने आपको बता दिया, कोरोमंडल कोस्ट, मालाबार, कन्नड़, कोंकण, ये 3 कोस्ट आपने देख लिया। इस तरफ 2 एक तरफ है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, द आइलैंड्स की तरफ आ गए हैं। आइलैंड मतलब अपना द्वीप, आप देख रहे हैं 2 ही है हमारे पास, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार। तो पहली बात कर लेते हैं लक्षद्वीप की, जो कि है किस साइड? इस साइड। जो कि है किस साइड? इस साइड। इट लाइंग क्लोज टू द मालाबार कोस्ट, मतलब आप समझ सकते हैं कि अरेबियन सी वाली साइड है। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड। इनमें कई सारे छोटे छोटे कोरल आइलैंड बसे हुए हैं। छोटे छोटे कोरल आइलैंड बसे हुए हैं, तो इनमें कई सारे छोटे छोटे कोरल, मतलब ऐसे जीव जंतु होते हैं ना पानी में अंदर जो रहते हैं, गर्म पानी की तरफ रहते हैं, ऐसे साफ पानी में रहते हैं, तो वो जो जीव है, इसमें कई सारे जीव आपको मिल जाएंगे। उनके कई सारे आइलैंड हैं। इनको पहले किस नाम से जाना जाता था? लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमनदीप। तो 3 आइलैंड थे पहले, बाद में बदल के जो है लक्षद्वीप आइलैंड पूरा एक नाम हो गया, मर्ज हो गया, ऐसा खत्म हो गए। इट कवर्स अ एरिया ऑफ कितना हो गया? 32 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, समझ में आ गई? ठीक है, समझ में आ गई? कितना एरिया इनके पास? 32 स्क्वायर किलोमीटर है। और कावारत्ती इनकी कैपिटल है, लक्षद्वीप की कैपिटल है कावारत्ती। समझ गया की बात? कावारत्ती इनकी जो है वो क्या है? कैपिटल है बच्चों। क्या है? कैपिटल। समझ में आ गई? कावारत्ती क्या है बच्चों? कैपिटल है। क्लियर है यहां तक? कावारत्ती क्या है बच्चों? कावारत्ती क्या है बच्चों? बताइए जल्दी से, कमेंट में बताइए कावारत्ती क्या है। कावारत्ती जो है वो इनकी कैपिटल है। पिट्टी आइलैंड भी है, वो भी वहीं पर है, आप समझिएगा। पिट्टी आइलैंड भी आपका जो है वो लक्षद्वीप पर एक बर्ड सेंचुरी है, वो भी आपका लक्षद्वीप पर है। आते हैं अपने अंडमान निकोबार पर। ये लक्षद्वीप से बड़े हैं, ये लक्षद्वीप से बड़े हैं क्योंकि नंबर्स भी ज्यादा, इनमें कई सारे छोटे छोटे आइलैंड है। जो कि ये आइलैंड, अगर मैं बात करूं अंडमान निकोबार, 2 आइलैंड है, आइलैंड नंबर 1, आइलैंड नंबर 2। आइलैंड नंबर 1, आइलैंड नंबर 2। अंडमान जो है वो नॉर्थ में है। इनकी जो अगर आप देखेंगे ड्रॉप्स देखेंगे तो आपको वो ऐसे से नजर आएंगे। ऊपर के जो दिख रहे हैं वो आपको अंडमान है, और नीचे की तरफ जो दिख रहे हैं वो आपको निकोबार है। सो 2 आइलैंड आपको देखने को मिलेंगे। सो दीज आइलैंड लाई क्लोज टू द इक्वेटर एंड एक्सपीरियंस इक्वेटोरियल क्लाइमेट एज थिक फॉरेस्ट कवर ऑल्सो। अब क्या होता है, जो आप हिंदुस्तान का जब आप बाउंड्री देखेंगे, जो इक्वेटर है, ऐसा नीचे आपको साउथ की तरफ मिलेगा, तो अंडमान निकोबार जो आइलैंड है वो तो और उस तरफ झुकाव है, तो उसको इक्वेटर की तरफ ज्यादा ड्रॉप मिलती, मतलब इक्वेटर के बहुत पास से अगर इंडिया का कोई हिस्सा है तो वो अंडमान निकोबार है। अब इक्वेटर के पास होने का मतलब ये है कि एक बराबर दिन, एक बराबर रात, तो सब कुछ इक्वेटोरियल मिलता है, क्लाइमेट पूरा एक बराबर रहता है, इसीलिए यहां पे थिक फॉरेस्ट कवर भी देखने को मिलता है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इनकेस कोई डाउट रह जाए तो प्लीज बताइएगा जरूर। तब तक के लिए आपसे मैं अलविदा चाहूंगा दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से मिलूंगा आपसे एक और नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। एंड इन केस प्लीज अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज बेहिचक शेयर कीजिएगा, और आपको कैसा लगा ये लेक्चर ये भी जरूर बताएगा। बेसब्री से इंतजार है आप सभी का इस लेक्चर के प्रति। जितने भी आपकी प्रतिक्रियाएं हैं, जितने भी आपके सिनेरियोज बनते हैं, समझने के, ना समझने के, डाउट्स के, कंसर्न्स के, अंडरस्टैंडिंग के, प्लीज मन खोल के शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, गुड नाइट।